द टीचर्स शो है ये सरकार, द टीचर्स शो है ये सरकार। चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार। द टीचर्स शो है ये सरकार, द है ये सरकार। यहाँ हर टीचर सरकारी है और ये सबसे असरकारी है, असरकारी है। हमारा शो सब पर भारी है, ये जब से शुरू हुआ जारी है, जारी है, जारी है। द टीचर्स शो है ये सरकार, चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार। द टीचर्स शो है ये सरकार, द टीचर्स शो है ये सरकार, द टीचर्स शो है ये सरकार। द टीचर्स शो। नमस्कार। द टीचर्स शो के 189 यानी कि 189वें एपिसोड में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। हम अपने हर शो में वीरवार को एक ऐसे चमकते दमकते सितारे के साथ आते हैं जो सरकारी हैं लेकिन बहुत असरकारी हैं, समाज के ऊपर अपना बहुत गहरा प्रभाव छोड़ जाते हैं। इस शो में हमारे शो की द टीचर्स शो की खासियत ही यही है कि हम रोशनी के लिए आते हैं। यहाँ पर रोशनी कैसी? हमारी नैतिकता की, हमारी अच्छाइयों की, हमारे भाईचारे की। तो सभी टीचर साथियों को बहुत 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 धन्यवाद, हमारे दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद, और इस टीचर शो के द टीचर शो के ऑर्गेनाइजर उनका बहुत बहुत आभार और अभिनंदन कि उनकी वजह से हम हर वक्त यानी कि हर समय एक नई सोच के साथ हर वीरवार को यहाँ उपस्थित होते हैं। मुकेश प्रसाद बहुगुणा जी जो हमारे सह संचालक हैं, गिरीश चंद्र जोशी जी जो विशेषज्ञ हैं और उनका एक विशेष प्रश्न भी हमारे इस शो में आता है, हेमंत विष्टदा जी जो संचालक हैं, और बहुत मुकेश प्रसाद बहुगुणा जी आपको मेरा प्रणाम। और हम हर वीरवार को एक चमकते दमकते सितारे के साथ आते हैं, जैसे मैंने आपको बताया है पहले भी। कहते हैं वही है शाम का मंजर, शाम के समय ही हम आते हैं हर वीरवार को, तो वही है शाम का मंजर, वही रोशन सवेरा है। शजर पर आज भी कितने परिंदों का बसेरा है, मगर है बागवां तन्हा पड़ा लाचार कोने में, नजर के सामने उसके अंधेरा ही अंधेरा है। तो आज का वक्त ऐसा है कि बुराइयों का अंधकार सब जगह छा रहा है, लेकिन उस बुराइयों के अंधकार में भी हम एक रोशनी की किरण लेकर, एक चमकते दमकते सितारे को लेकर हर वीरवार शाम 7 बजे द टीचर शो यहाँ पर उपस्थित होते हैं। तो आज भी हम एक ऐसे ही प्रतिभावान व्यक्तित्व को यहाँ पर लेकर आए हैं। मोहन चौहान जी बहुत बहुत नमस्कार मेरा आपको, बहुगुणा सर बहुत बहुत नमन आपको। और हमारे इस शो के आज के बहुत ही प्रतिभावान व्यक्तित्व जो कि जोशीमठ चमोली उत्तराखंड से हैं, डॉक्टर चरण सिंह केदारखंडी, आपका बहुत बहुत अभिवादन है और नमस्कार है आपका इस शो में कि आप आए हैं, यहाँ पर जुड़े हैं और हमसे बहुत अच्छी अच्छी बातें साझा करने वाले हैं। शिक्षा और श्री अरविंद जी के दर्शन से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे आपसे आज, और ये जानेंगे कि पहली शिक्षा में और अब की शिक्षा में क्या अंतर है। तो एक बार पुनः हृदय से आभार, अभिनंदन मेरे सभी दर्शक साथियों का। मनमोहन चौधरी जी बहुत बहुत नमस्कार आपको। हमारे दर्शक हमारे इस शो की जान है, राकेश जुगरान जी आपका भी बहुत बहुत अभिवादन। डीएन भट्ट जी को नमस्कार कह रहे हैं। और इसकी कड़ी महत्वपूर्ण वो धागा जो हमारे इस शो को पिरो के रखता है, भट्ट जी को मेरा सादर नमन प्रणाम। तो हमारे शो की सर ये खासियत है कि हम हर वीरवार को
एक ऐसे व्यक्तित्व के साथ यहाँ पर आते हैं जो सरकारी हैं लेकिन बहुत ही असर छोड़कर जाने वाले हैं। तो आज की इस चर्चा में जरूर हम समाज के लिए, अपने शिक्षकों के लिए, अपने समाज में पढ़ने वाले बच्चों के लिए एक नया अध्याय शुरू करके जाएंगे यहाँ से। और जो भी हमारे 188 एपिसोड देखना चाहता है वो विविधा यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करके या विविधा यूट्यूब चैनल पर जाकर हमारे बाकी द टीचर्स शो के सारे शोज को देख सकता है। कमलेश कुमार मिश्रा जी कह रहे हैं कि स्वागत है केदार खंडी जी का। तो अब हम चलते हैं अपने आज के मेहमान केदार खंडी जी के पास। आपको मेरा सादर नमन, बहुत बहुत स्वागत, अभिवादन। और मैं सीमा सक्सेना आपसे कुछ ऐसे प्रश्न करूंगी जिससे कि हम आज के इस शो को बहुत सार्थक बना सके और जो आपकी फिलॉसफी है, जो आपका दर्शन है, उससे भी हम बहुत नए नए आयाम जोड़ने की कोशिश कर सकें। तो मेरा पहला प्रश्न तो ये होता है सर, आप सहायक प्रोफेसर अंग्रेजी के पद पर कार्यरत हैं, हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय श्रीनगर गढ़वाल से। आपने आध्यात्म गुरु और दृष्टा कवि श्री अरविंद पर पीएचडी की है और आप पहले ऐसे शोधक रहे हैं जिन्होंने इन पर बहुत कार्य किया है और शायद अभी तक इन पर इस तरह की कोई रिसर्च वर्क नहीं हुआ है। तो आपका अभिवादन के साथ मैं ये शुरू करूंगी कि आप ये बताइए कि शिक्षा के क्षेत्र में चमोली बड़ी खूबसूरत जगह है, पहाड़ों में, जहाँ से बहुत ही ठंडी हवाएं आती है और वहाँ के मौसम का तो क्या कहना। आपने एक शिक्षक बनने की प्रेरणा कहाँ से ली? आपका जो शैक्षिक सफर है वो कैसे शुरू हुआ और यहाँ तक आया? जी सर। धन्यवाद सीमा सक्सेना जी और द टीचर्स शो के मेहमान, मेजबान, इसके कर्ता धर्ता, विजनरी, जो भी सोच इसके पीछे रही है, आदरणीय जोशी जी, हेमंत बिष्ट जी, बहुत ही क्रिएटिव और मस्त मौला हृदय के मालिक बहुगुणा जी, हमारे भट्ट जी, और अभी तक 188 शो में प्रतिभाग कर चुके जो भी हमारे सम्मानित पहले साथी रहे हैं, उन सबका मैं नमन करता हूं। द टीचर्स शो के आज के श्रोताओं को, हमारे सभी साथियों को जो भी इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं या सुनेंगे, उन सबको मैं हिमालय के बद्रीनाथ जी के बहुत पास से प्रणाम निवेदित करता हूं। शिक्षक बनने का तो मेरे भीतर मैडम जो पहले से ही एक खास तौर से गोपेश्वर, यहाँ पर उत्तराखंड और इवन उत्तर प्रदेश के समय का भी शिक्षा का माना जाना गढ़ रहा है और राजकीय पीजी कॉलेज गोपेश्वर का एक नाम रहा है, बल्कि एक जमाने में उत्तर प्रदेश के सबसे महनीय और सबसे अच्छे विद्यालयों में, महाविद्यालयों में उसका नाम आता है था। वहाँ पर कुछ अच्छे सोच के क्रिएटिव टीचर्स का संग साथ मिला और नेचुरली भी मैं पहले से ही बोलने की एक प्रतिभा थी, अपने विचारों को रखने की, सृजनात्मक रूप से उसको कविता, स्पीच के द्वारा रखने की एक अर्ज थी। और उस पूरी बीए एमए की लगभग बीए फाइनल से ही ये तय कर लिया था कि मुझे जो है उच्च शिक्षा में शिक्षण कार्य करना है। तो ये एक इनर अर्ज है। और फिर हमारे गांव में मेरे जो ताऊ जी हैं श्री गजेश सिंह जी, वो 1962 के गांव के पहले शिक्षक हैं। तो जब भी हम लोगों ने जीवन को जानने, समझने की, देखने की कोशिश की गंभीरता से बचपन में, तो उनको एक शिक्षक के तौर पर आसपास पाया। वो सब लोग भी हमारी प्रेरणा है। जी बहुत अच्छा सर। वास्तव में आप इस मुकाम तक आए हैं तो बहुत ही मेहनत की होगी आपने, और आपने इस विषय भी ऐसा शोध का चुना है कि उसमें जरूरी है कि आपको बहुत अच्छे लोगों से बातचीत करने का अवसर मिला होगा। राजेंद्र प्रसाद उपाध्याय जी, आपको नमस्कार, सभी को नमन कर रहे हैं वो। तो मैं ये जानना चाहती हूँ सर, भारतीय विचार, परंपरा, दर्शन, आध्यात्म, ये एक ऐसा विषय है कि इसको हम शब्दों में शायद बांध नहीं सकते हैं, लेकिन इसके बारे में जो आपने शोध किया है, तो मैं इस दर्शन के बारे में जरूर आपसे कुछ जानना चाहूंगी। बहुत सुंदर मैडम। एक इंटरेस्ट रहा है हर व्यक्ति का, एक एमए के बाद एक स्पेशलाइजेशन होता है, उसका एक रुझान होता है कि साहित्य की किस विधा में वो जाना चाहता है। मैंने अपनी जो रिसर्च गाइड रही हैं प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल जी, जो आजकल दून यूनिवर्सिटी की वीसी हैं, उनके मार्गदर्शन में ये काम किया और मैंने मैडम को उनसे निवेदन किया कि मैं भारतीय विचार के किसी प्रतिनिधि स्तंभ पर ही अपना काम शुरू करूंगा।
तो टैगोर, स्वामी विवेकानंद की बहुत अच्छी कविताएं हैं, स्वामी रामतीर्थ की बहुत अच्छी, उनका इंग्लिश में 8 वॉल्यूम में लिटरेचर है, इन वुड्स ऑफ गॉड रियलाइजेशंस। और उसके अलावा श्री अरविंद पर मैंने आदरणीय मैडम से निवेदन किया, उनका ही ये सुझाव था कि मैं श्री अरविंद को लूं, और भारत में बहुत कम अभी उनको पढ़ा जाना समझा गया है, शायद इसलिए भी कि वो थिंकिंग के कम और नोइंग के ज्यादा, अनुभवजन्य ज्ञान के ज्यादा योगी लोग होते हैं, जिनको शायद माइंड से भी नहीं जाना जा सकता। उसके लिए हार्ट की ओपनिंग और एक तरह से एक स्पिरिचुअल इंसाइट्स होनी जरूरी होती हैं। तो इस नाते भी भारत के प्रबुद्ध वर्ग में, भारत के इंटेलिजेंसिया में, भारत की राजनीतिक, बौद्धिक, सामाजिक मुख्य धारा में उस तरह से श्री अरविंद स्थापित नहीं हो सके जिस तरह से उन्हें होना चाहिए था। मैं समझता हूँ कि कुमाऊं में प्रोफेसर शुक्ला ने कुछ 2-4 थीसिस उन पे अपने बच्चों से, स्कॉलर से करवाए हैं। गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर शर्मा हैं, उन्होंने कुछ काम किया है। और गढ़वाल यूनिवर्सिटी जो कि बड़ी यूनिवर्सिटी है, 2009 में सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी बन चुकी है। उतने बड़े यूनिवर्सिटी में आप ताजुब करेंगे कि महर्षि अरविंद का बहुआयामी जीवन रहा है, और फिलोसॉफी में, योग में, इंग्लिश लिटरेचर में, इंग्लिश पोइट्री में, पॉलिटिकल साइंस में, इस तरह से अलग अलग आयामों, अलग अलग सब्जेक्ट्स में उन पर काम हो सकता है। वैसे भी एक योगी जब कोई बात करता है तो वो टाइमलेस हो जाती है, वो हर सब्जेक्ट के लिए, जैसे प्लेटो, अरस्तु को हम मेडिकल में भी पढ़ रहे हैं, म्यूजिक में भी उनको पढ़ा जाता है, फिलोसॉफी और पॉलिटिकल साइंस में तो पढ़ा ही जाता है। तो एक ऊंचाई पर जाकर के चीजें यूनिवर्सल हो जाती हैं, कालातीत हो जाती हैं, टाइमलेस हो जाती हैं। तो जिस व्यक्ति को खूब इतने आयामों से पढ़ा जाना चाहिए था, थोड़ा सरप्राइज था मैं कि उस पर अभी तक कुछ काम ही नहीं हुआ इतने बड़े यूनिवर्सिटी में। लगभग 50 साल यूनिवर्सिटी की स्थापना को हो चुके हैं। तो इस नाते पहला वो मेरा निवेदन रहा मैडम से, और उन्होंने वो कबूल किया। और फिर मैंने जो उनकी एक कविता ली, वो अपने आप में बड़ी अद्भुत कविता है। श्री माताजी जो श्री अरविंद आश्रम में ही श्री अरविंद की सहयोगी थी, उन्होंने कहा कि उस कविता के लिए कहा कि सावित्री इज द मंत्रा फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द वर्ल्ड। ये सामान्य पोइटिक प्लेजर के लिए या साहित्य या भारतीय सौंदर्य शास्त्र के हिसाब से कहें तो केवल रस के लिए नहीं लिखी गई है, बल्कि ये संसार को बदलने का मंत्र है ये कविता। और सावित्री, मैं आपको बताऊं, बहुत सारे लोग हमारे मित्र जानते भी हैं, आज की तिथि तक किसी भी भारतीय द्वारा अंग्रेजी में लिखा गया एकमात्र महाकाव्य है, आज की तिथि तक। इसमें एवोल्यूशन की कहानी है, इसमें लाइफ और डेथ का जो स्ट्रगल है, सत्यवान और सावित्री की जो महाभारत की जो लेजेंड है, उसी को केंद्र बिंदु मानते हुए, और उसको एक व्यक्ति पर सीमित न करते हुए, एक छोटे से ख्वाब, एक व्यक्ति के प्राणों को धरती पर न लाने के लिए इसकी साधना को वहां तक न सीमित करते हुए, और गहरी डुबकियां श्री अरविंद ने उस कविता में लगाई हैं। और 24,000 लाइनों तक उस महाकाव्य को विस्तार से समझाया है। उसमें नई अनुभूतियां हैं, एक तरह से वो उनका रिकॉर्ड ऑफ हिज स्पिरिचुअल साधना है। जी, राकेश जी कह रहे हैं कि हमारे शानदार वक्ता हैं डॉक्टर चरण सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर हम स्पिरिचुअलिटी की बात करें सर, है ना, क्योंकि उस फिलोसफी में मुझे स्पिरिचुअलिटी ज्यादा नजर आती है, तो कहते हैं ना कि स्पिरिचुअलिटी इन्वॉल्व्स द रिकॉग्निशन ऑफ ए फीलिंग और सेंस और बिलीफ दैट देयर इज समथिंग ग्रेटर देन माई सेल्फ, है ना। तो इस सोच को अगर मैं कहना चाहूँ तो मैंने भी उनका थोड़ा सा पढ़ा है, उनका साहित्य को, लिटरेचर को, तो लगता है कि 3 एलिमेंट्स हैं जो स्पिरिचुअलिटी के हैं, जो हमें इन्वोक करते हैं, या 3 एलिमेंट्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी। तो पहला वो कहते हैं रिलेशनशिप्स, दूसरा है वैल्यू, और तीसरा है लाइफ पर्पस। तो इन 3 चीजों को आप किस तरह से अपने शोध में इसको देख पाते हैं? क्योंकि हम तो आम व्यक्ति हैं, है ना, और आम व्यक्ति की सोच भी वैसी ही होती है, एक अध्यापक की जो सोच है। तो एक क्यूरियोसिटी आती है मन में कि व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी। जब वो कहते हैं ना कि ये स्पाइडरमैन, ये गुड ह्यूमन बीइंग, तो स्पिरिचुअलिटी कहाँ स्टैंड करती है? मैडम, स्पिरिचुअलिटी को श्री अरविंद ने तो उनके पूरे चिंतन की, और ये हो सकता है मैंने थोड़ा सा एक सीकर और एक भक्त वाला हृदय भी विकसित किया है समय के साथ, तो मेरी उसमें अपनी राय कुछ बढ़ा चढ़ा के हो सकती है, लेकिन गंभीरता से पढ़ने के उपरांत बहुत सारे हमारे मित्रों की वो राय होगी। और भारत में, जैसे आपने भी कहा कि हम एक साधारण वो हैं, तो एक्चुअली शिक्षक पहले तो कभी साधारण नहीं हो सकता, क्योंकि राष्ट्र को पूरी डेस्टिनी को शेप करने की ड्यूटी उसको मिली हुई है।
अगर वो एक साधारण कार्मिक बन के रह जाए, एक वेतनभोगी बन के रह जाए, तो वो बहुत ज्यादा सीमित करना होगा शिक्षक को। हम यहाँ ये भी जाने कि श्री अरविंद खुद एक प्रोफेसर भी थे, एक शिक्षक भी थे। 13 साल जब वो बड़ौदा यूनिवर्सिटी में रहे, उस समय बड़ौदा कॉलेज था, आजकल सयाजी राव गायकवाड़ यूनिवर्सिटी है। 1893 से 1906 तक वो बड़ौदा कॉलेज में रहे और उन्होंने जो सिस्टम विकसित किया स्पिरिचुअलिटी का, योग का, अध्यात्म का, उसमें बहुत सारे आंतरिक सूत्र हैं जो आपके सामने एक विंडो खोलते हैं पूरी रियलाइजेशन की, समझ की, बोध की। जैसे उन्होंने योग पर भी कहा कि भाई 4 शब्दों में कह दिया कि योग कोई जैसे आधे घंटा कुछ लोग आंखें बंद कर लेते हैं, कुछ मंत्र जप कर लेते हैं, कुछ शरीर को बहुत सुडौल बना लेते हैं, कुछ मन को बहुत कंट्रोल कर लेते हैं, जिसको अष्टांग राजयोग दर्शन से हम वहां पहुंचे। उस तरह भक्ति योग, ज्ञान योग, इस तरह की अलग अलग धाराएं फूटी। लेकिन 4 शब्दों में महर्षि अरविंद ने ये कह दिया कि सारा जीवन ही योग है। उनकी एक योग पर सबसे बड़ी महत्वपूर्ण किताब है सिंथेसिस ऑफ योग, और इसमें उन्होंने योग को इन 4 शब्दों में डिफाइन कर लिया कि सारा जीवन ही योग है। हमारे निजी जीवन में, हमारे रिलेशनशिप में, हमारी वैल्यूज में, मूल्य में, हमारी अपनी जो सबसे मौलिक खोज है, जिसको हम आध्यात्मिकता कह सकते हैं, अपने स्व की सबसे बड़ी तलाश, आई वाई वाली जो ये खोज है कि मैं आफ्टर ऑल मैं क्यों, जो उपनिषदों से लेकर, वेदों से लेकर, सत्यकाम जाबाली से लेकर, नचिकेता से लेकर आज की हमारे समय के आध्यात्मिक गुरुओं और मास्टर्स तक आती है, वो वाली जो ट्रेडिशन है, उस पर उनका एक मौलिक अपना सोचना रहा है। स्पिरिचुअलिटी को हम समझेंगे तो वो लाइफ से कोई डिटैच्ड चीज नहीं है। जीवन और आध्यात्मिकता बहुत गहरे इंटरलिंक्ड हैं। जितनी खूबसूरती हमारे स्पिरिचुअलिटी में आएगी, उसका डायरेक्ट रिजल्ट हमारे संबंधों पर और हमारे जीवन पर दिखना चाहिए। अगर आध्यात्मिक उन्नति के साथ जीवन में वो एफ्लोरिसेंस नहीं हो रही है, वो आंतरिक खिलावट नहीं हो रही है, हम प्रसन्न नहीं है, आनंद से भरे हुए नहीं है, सहजता से भरे हुए नहीं है, प्रेम पूरित नहीं है, वाइड नहीं हो रहे हैं, विस्तार नहीं है हृदय का हो रहा है, संकीर्णता के दायरे में रह रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति, ऐसी स्पिरिचुअलिटी किसी काम की नहीं है। उन्होंने जिस स्पिरिचुअलिटी की बात की, वो उसका दायरा आप देखिए, वो उसका दायरा केवल भारत नहीं है। जैसे गीता एक यूनिवर्सल बुक है जो यूनिवर्सल ह्यूमन सोल को एड्रेस की गई है। एक रशियन, एक अमेरिकन, एक जापानी, एक चीनी गीता को उस स्टूडेंट आई से देखेगा और हृदय से पढ़ेगा, उसके जीवन में भी वही गीता का असर होगा जो एक भारतीय के जीवन में होगा। इसी प्रकार श्री अरविंद ने स्पिरिचुअलिटी को भी देखा। उन्होंने एक जगह कहा भी है कि स्पिरिचुअलिटी कोई भारत की मोनोपोली नहीं है। सेंस ऑफ इन्फिनिट जो है, जो स्पिरिचुअलिटी है, उस पर पूरी अखिल मानवता का हक है, पूरी अखिल यूनिवर्सल मैनहुड का उस पर पूरा दखल है और हक है। और इनफैक्ट ये दुनिया चाहे अनचाहे, चाहे हम आज अपने आप को एक तरह के संसार का दायरा अलग कर लें, स्पिरिचुअलिटी का अलग करें, योग का अलग कर लें, लेकिन अल्टीमेटली सब कुछ, अल्टीमेटली जो परफेक्ट फ्लावरिंग लाइफ की होगी वो स्पिरिचुअलिटी में ही जाकर के होगी। उसके बाद वैल्यूज की बात भी होगी, उसके बाद रिलेशनशिप में भी खूबसूरती आएगी। जो कटुता है, जो बिटरनेस है, जो डिसबिलीफ है, जो डिस्ट्रस्ट है, मिसट्रस्ट है, वो सब भी धीरे धीरे खत्म होगा। कितनी खूबसूरत और कितनी उदात कल्पना कवि ने सावित्री में की है। मैं 4 लाइनें पढ़ूंगा और उसमें ये बात कुछ हद तक साफ हो जाएगी। O sunward, thou shalt raise the earth soul to light and bring down God into the lives of men. Earth shall be my work chamber and my house, my garden of life to plant a seed divine. ये सावित्री के लिए एड्रेस कर रही है। वहां सावित्री केवल एक स्त्री नहीं है, वो ट्रुथ कॉन्शियसनेस है, सत्य चेतना है, जो अज्ञान, अहंकार और मृत्यु, जो इस दुनिया के परपेचुअल एनिमी हैं, जिनकी वजह से इस दुनिया में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती। देखिए, साहिर लुधियानवी का वो शेर हमने सबने पढ़ा है कि तारीख में हमने ऐसे मकाम देखे हैं, लम्हों ने खता की है, सदियों ने सजा पाई। इसी को श्री अरविंद ने सावित्री में, बल्कि साहिर साहब से बहुत पहले, सावित्री के 440 पृष्ठ पर उन्होंने कहा, एन इडियट आवर डिस्ट्रॉयज व्हाट सेंचुरीज मेड। नादानी का, बेहोशी का, खुमारी का, मूर्खता का एक पल राष्ट्रों की सदियों की कमाई को बर्बाद कर देता है। तो अभी भी लाइफ में, अभी भी दुनिया में जो क्लैश है, जो डिसहार्मनी है, चाहे वो 2 देशों के बीच हो, 2 जातियों के बीच हो, 2 धर्मों के बीच हो, 2 महाद्वीपों के बीच हो, उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि हमारे जीवन में स्पिरिचुअल हार्मनी नहीं है, हमारे पास वाइडनेस नहीं है, वैश्विक दृष्टि खो चुके हैं हम। एक मित्र का, मित्रता वाली जो दृष्टि है, एक देश और एक दूसरे देश का, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से जो मैत्री भाव होना चाहिए, जो फ्रेंडलीनेस की आई होनी चाहिए, वो हम सब खो चुके हैं। तो इसलिए वो सावित्री को कहा जा रहा है डिवाइन के द्वारा कि ओ सनवर्ड, thou shalt raise the earth soul to light,
स्पिरिचुअलिटी का एक ऐसे उठने से भी है, टू रेज द अर्थ सोल टू लाइट। वो अर्थ सोल की बात करें, ह्यूमन सोल की नहीं करें, पूरी की पूरी धरा चेतना को बदलने का एक तरह से यज्ञ श्री अरविंद की साधना है। Thou shalt raise the earth soul to light and bring down God into the lives of men. Earth shall be my work chamber and my house. पूरी की पूरी अर्थ जो है उनकी कार्य की वर्कशाला है, उनकी वर्कशॉप है। डिवाइन बीज को बोने के लिए एक गार्डन हाउस है, एक बगीचा है। तो ये एक बुनियादी इसका खाका खींचेगी कि आध्यात्मिकता का क्या दखल लाइफ में होगा और क्या उसका रिलेशनशिप और वैल्यूज पे फर्क पड़ेगा। जी, बहुत सुंदर। राजेंद्र प्रसाद उपाध्याय जी कह रहे बहुत गूढ़ एवं सार्थक चर्चा। मैंने भी टीचर को साधारण इस लक्ष्य में नहीं कहा, इस उसमें संदर्भ में कि टीचर साधारण है। टीचर तो साधारण है ही, लेकिन जब हमारी सोच स्पिरिचुअलिटी के बारे में आती है ना, तो बहुत कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए होता है। तो आपके दर्शन से, आपकी बात से बहुत क्लियर हुआ, ऐसा लग रहा है कि मतलब अगर हम स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं तो उसके पीछे बेसिक चीज ये है कि टू रिस्टोर होप एंड ऑप्टिमिज्म। स्पिरिचुअलिटी कैन हेल्प पीपल डेवलप अ मोर होपफुल आउटलुक ऑफ लाइफ, है ना। हम अपने आउटलुक ऑफ लाइफ को बदल सकते हैं और शायद इसीलिए टू फाइंड अ सेंस, कम्युनिटी एंड सपोर्ट, ये भी हमें मिल सकता है। उनके दर्शन में जब हम अतिमानस की बात करते हैं ना, भौतिक जीवन व्यतीत करते हुए भी अतिमानस यानी कि सुपर माइंड और स्वयं को सुपरमैन, अतिमानव में बदल सकते हैं शिक्षा द्वारा। तो ये किस तरह से संभव है, इसको बहुत संक्षेप में अगर आप बताएंगे तो हमें इसके बारे में काफी जानकारी मिल पाएगी। जी, बहुत अच्छा सवाल है और हमारे बहुत सारे मित्रों को भी इसमें एक तरह से एक इल्यूमिनेशन मिलेगा। साथियों, श्री अरविंद के जो 3-4 पिलर्स हैं उनकी साधना के, जो उसमें से ये जो मैडम ने कहा कि अतिमानस का जो, जिसको उन्होंने सुपर माइंड इंग्लिश में कहा, अतिमानव या अतिमानस, सुपर माइंड सुपरमेंटल हिंदी में, इंग्लिश में कहा, और अतिमानव वो हिंदी में हो गया। 3-4 दो मौलिक चीजें हैं। मैं अतिमानव को भी समझाऊंगा मैडम। 2-3 बातें उससे पहले कह दूं। जहां एक तरफ आज की पूरी राष्ट्रवाद का विमर्श और बड़े से बड़े योगी महात्मा जहां पास्ट को लेकर के बहुत ज्यादा बंधे हुए हैं, वहीं श्री अरविंद फ्यूचर ओरिएंटेड फिलोसोफर है। इनफैक्ट उनकी पोइट्री पर एक जो है टीका है, उसका नाम ही है फ्यूचर पोइट्री। और जिस सावित्री की मैंने चर्चा की, उसकी आधी से ज्यादा लगभग वो किताब ऐसी है जो महत्तर लोगों की बात करती है, फ्यूचर ओरिएंटेड वर्ल्ड की बात करती है, विजन की बात करती है। दूसरे शब्दों में उसके आधे हिस्से को लगभग समझना इसलिए कठिन है कि अभी मानवीय चेतना का स्तर उतना है ही नहीं। तो काव्य दृष्टि को लेकर के, फ्यूचर ओरिएंटेड को लेकर के एक बहुत खूबसूरत कहानी है उनकी, क्षमा का आदर्श। हम सब ने वशिष्ठ ऋषि और विश्वामित्र ऋषि की वो कहानी पढ़ी है साथियों, जिसमें उनको मतलब बहुत संक्षेप ये है कि विश्वामित्र जो है वो क्षत्रिय थे, ऋषि थे लेकिन क्षत्रिय थे, और वशिष्ठ बाय बर्थ ब्राह्मण थे और ब्रह्मर्षि थे। तो उस जमाने में केवल नाम से और कुल से कोई व्यक्ति ब्राह्मण नहीं बनता। जो ब्रह्म को जान लेता था, ब्रह्महुट को पा लेता था, वो ब्राह्मणत्व हासिल कर लेता था। और ब्राह्मणत्व के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा हमारा एक तरह से जो ईगो है, जो अहंकार है, मैं भाव है, श्रेष्ठता, वो है। तो 100 पुत्रों को विश्वामित्र मार चुके हैं सिर्फ इसलिए वशिष्ठ के कि उन्होंने उनको ब्राह्मण नहीं कहा, ब्रह्मर्षि नहीं कहा, और कुल्हाड़ा लेकर के उनकी कुटिया में उनको खत्म करने के लिए उस रात आ गए हैं। अब वो उस चांदनी रात में संवाद सुनते हैं अरुंधति माँ और वशिष्ठ ऋषि का, और उस संवाद के बीच में वो डिस्कशन कर रहे हैं कि 100 पुत्रों को खोने के बाद भी वो कह रहे हैं अरुंधति जी से कि पूरी ये देखो, आजकल चांदनी का प्रकाश जो फैला हुआ है पूरी दुनिया में, ऐसे ही आजकल विश्वामित्र की तपस्या का तेज फैला हुआ है, और विश्वामित्र बगल में कुल्हाड़ा लेके उनको मारने के लिए खड़े हैं। तो जब वो ये बात सुनते हैं तो उनके हाथ से वो हथियार छूट जाता है और वो पैरों में गिरते हैं वशिष्ठ के, और जैसे ही पैरों में गिरते हैं वो कहते हैं, उठो ब्रह्मर्षि उठो। तो ये है, देखिए, पैरों में गिरने का आशय या समर्पण का आशय एब्सोल्यूट सबमर्जेंस ऑफ ईगो। तो इस तरह के रेशे, इस तरह की खूबसूरत की वो, और फिर उसी कहानी का अंत श्री अरविंद इस प्रकार करते हैं जो आपको अन्यत्र नहीं मिलेगी। वो कहते हैं, आने वाले समय में
एक तरफ जहां हम भारतीय संस्कृति पर, भारतीय विचार पर, भारतीय ज्ञान परंपरा पर होने वाले सभा सम्मेलनों में लगभग रुदाली जैसा गायन सुनते हैं कि अब तो कुछ बचा ही नहीं, वो स्वर्ण काल तो जा चुका है, हम तो कुछ भी नहीं रहे, हम तो कुछ भी नहीं है, वो गोल्डन पीरियड वो सब जा चुका है, इस तरह का रुदाली गायन होता है। वहां वही श्री अरविंद कह रहे हैं बार बार कि वी डू नॉट बिलोंग टू द डॉन्स ऑफ द पास्ट, वी बिलोंग टू द नून्स ऑफ द फ्यूचर। कोई राष्ट्र कितना भी गौरवशाली रहा हो, सिर्फ गौरव, अतीत के गौरव के दम पर भविष्य की महानता नहीं हासिल की जा सकती। हमें आज के यूथ में, आज के टीचर में, आज के गुरुकुलों में, आज के कक्षालयों में, आज के कक्षा कक्षों में अपना यकीन फिर से रिस्टोर करना पड़ेगा। उन्हीं लोगों को ऋषि मानते हुए, उन्हीं लोगों को ज्ञानी ध्यानी मानते हुए, उन्हीं लोगों की आलोचक दृष्टि में, सृजक चेतना में अपना यकीन पैदा करना पड़ेगा कि यस, जो अतीत की ग्लोरी है वो हिमनद खत्म नहीं हुआ है, वो झरना सूखा नहीं है, बल्कि वो एक कंटिन्यूएशन, एक ट्रेडिशन का है और वो आगे तक चलेगा। तो उस कहानी का अंत श्री अरविंद करते हैं कि आने वाले समय में भारत में, अब वो आने वाले समय की बात कर रहे हैं, देखिए आने वाले समय में भारत में ऐसे ऋषि पैदा होंगे जिनकी चमक के आगे अतीत के ऋषियों की चमक फीकी पड़ जाए। ये जो उनके विजन की सब्लिमिटी है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। जब आप उनको पढ़ते हैं तो आप अपने भविष्य को गढ़ते हैं। कुछ दिनों पहले प्राइम मिनिस्टर ने भी, आपने देखोगे, मन की बात में कहा था कि भारत का नौजवान अगर श्री अरविंद को पढ़ेगा तो खुद को समृद्ध करेगा। He will enrich his intellectual treasure house if he goes through the corridors of Sri Aurobindo's vast ivory of knowledge. इसी प्रकार अब मैं मूल बात पर आता हूं। एक तो ये फ्यूचर ओरिएंटेड पोइट्री हो गई, दूसरा वो कह रहे हैं कि जीवन कोई एक दो पल का कोई योग मामला नहीं है, एक दिन का मामला नहीं है। योग श्वासों का जो पूरा खेल वो होता है, या इस तरह से अलग अलग जो हमने हजारों करोड़ों रुपए का बाजार योग के नाम पर खड़ा किया हुआ है, बिना योग को फंडामेंटली समझे हुए। एक तो वो रिमार्केबली जो कहते हैं ऑल लाइफ इज योग, और ऑल लाइफ का मतलब जीवन और मृत्यु के बीच का अंतराल नहीं है, उसमें प्रकृति भी आती है, पेड़ पौधे भी आते हैं, समग्र अस्तित्व आता है, ब्रह्मांड आता है। एक तो योग को लेकर कितनी विराट दृष्टि उनकी। दूसरा, उनके चिंतन की खूबसूरती यह है जो मैडम सीमा जी ने कही कि वो हमको अतिमानव का कॉन्सेप्ट देते हैं, और वो अतिमानव उसका बुनियादी फलसफा यह है कि श्री अरविंद की एक रिमार्केबल घोषणा है कि मैन इज नॉट द अल्टीमेट, मैन इज नॉट फाइनल। अभी तक हम बहुत सारी, वैसे हमने वो किताबें खुद लिखी हैं जिनमें हमने अपने आप को सर्वोत्तम कहा है। जैसे जंगल के राजा को हम ही ने उपाधि दे दी है क्योंकि उसमें थोड़ा पावर है, फोर्स है, तो हमने कहा ये शेर जंगल का राजा। इसी प्रकार ये सर्वश्रेष्ठ होने का जो दम्भ है, ये भी हमने अपने आप को दिया हुआ है। श्री अरविंद का आशय यह है कि आदमी महान इसलिए है कि वो उससे भीतर से जो निकल के आ सकता है, उस पॉसिबिलिटी के कारण वो महान है, जो पशुओं के लिए सुलभ नहीं है। मैन इज नॉट फाइनल, ही इज ओनली ए ट्रांजिशनल बीइंग। वो एक मध्य वाली सत्ता है। अब मध्य वाली सत्ता है तो उसके ऊपर कौन है? सुपर माइंड, और उसके नीचे कौन है? बीस्ट, जो पशुओं की दुनिया है। तो वो वो कोई व्यक्ति ना होकर के, एक्चुअली दैट इज ए कॉन्शियसनेस। अतिमानव उन्होंने कहा, सुपर माइंड कहा, वही सत्य चेतना है। और पहली बार महर्षि अरविंद ने यह साधना की कि वो उस सुपर माइंड को, उस अतिमानव को कॉन्शियसली, ठोस रूप में, पूरी की अर्थ कॉन्शियसनेस में एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। जैसे वो पहली सावित्री की लाइनों में भी आई, वो ह्यूमन माइंड की बात नहीं कर रहे हैं, ह्यूमन सोल की बात नहीं कर रहे हैं। अतिमानव का प्रकाश कहीं ना कहीं वो पूरी की पूरी धरती में फैलाना चाहते हैं। प्रकृति ऐसे आधे अधूरे इंस्ट्रूमेंट से कभी खुश नहीं रहेगी। आज आदमी ने जो इस दुनिया को बनाया है, जो बुचरी यहां है, जो बार्बरिटी यहां है, जो इनह्यूमैनिटी यहां है, जो छोटे से धरती को 200 पिंडों में बांट करके, और चलो बांट भी लिया था, कोई बात नहीं, हम जीना ही सीख लेते। महामारी चल रही है, महाविपदा चल रही है, दो देशों ने आपस में लड़ने का फिर भी टाइम निकाला है। पिछले साल अर्मेनिया और अजरबैजान, इस साल इजराइल और फलस्तीन। कब? जब महामारी सबसे चरम पर थी। कब? जब वो सारा का सारा ध्यान, जब सारा का कलेक्टिव फोकस, कलेक्टिव ऊर्जा, वो सिनर्जी जब जो है इस महामारी से बैटल के खिलाफ लड़नी चाहिए थी। और आज भी 132 देशों में जो डेल्टा जो वायरस है, वो वेरिएंट है, आज भी उसकी दस्तक है। आज भी हम खतरे की जद से बाहर नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी कंट्रीज के, कॉन्टिनेंट्स के, जातियों के, धर्मों के, नस्लों के, ऑस्ट्रेलिया में टोक्यो में इतना खूबसूरत सब कुछ हो रहा है, लेकिन आदमी की चेतना किस पर डिस्कस कर रही है? स्त्रियों के कपड़ों पर। उनकी हमारी कॉन्शियसनेस का लेवल वो। तो ये सारा जो आदमी ने पैदा कर लिया है दुनिया में संकट,
कम से कम चेतना के इसी लेवल पर तो इस संकट का समाधान मौजूद नहीं होगा। हमको आदमी से ऊपर की छलांग लगानी ही पड़ेगी, और वही ऊपर जो छलांग है, वही जो चेतना का ट्रांसफॉर्मेशन है। एक जगह उन्होंने योग को कहा, योगा इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉन्शियसनेस। तो अपने आप को और इस दुनिया को वास्तव में भगवान का एक गार्डन हाउस बनाने के लिए, एक खूबसूरत बगीचा बनाने के लिए ये जरूरी होगा कि हम वो अतिमानव वाली वो कॉन्शियस वो छलांग लगाएं। और एज ए योगी उन्होंने सबसे पहले उसका रोड मैप खुद तैयार किया, अपने निजी जीवन में उसको उतारा, और उसके बाद एक रोड मैप दिया आपकी। उसके बाद उनके लेटर्स है, उनकी देशना है, उनकी कॉन्शियसनेस है, जो भी एक रिसेप्टिव हार्ट होगा वो उस बेसिक डिसिप्लिन को फॉलो करके जरूर उस साधना के निकट जाए। समाजवाद पर कितना खूबसूरत एक शब्द है सावित्री में, इम्परफेक्ट इज द जॉय नॉट शेयर्ड बाय ऑल। मैं मानता हूं कि इससे बड़ी समाजवाद की कोई पंक्ति नहीं है। वो आनंद अधूरा है, वो खुशी अधूरी है जो सबकी नहीं है। हमारी खुशियां विखंडित खुशियां होती हैं, हमारे आनंद अधूरे आनंद होते हैं। तो श्री अरविंद इस धरती को, वो नीचे वाला सुपर माइंड नहीं, यही ध्यान रखेगा। नीचे जिस सुपर माइंड की बात करते हैं वो एक ह्यूमन विशाल जाइंट की तरह है और अकेला इंसान है। श्री अरविंद ह्यूमन माइंड में, ह्यूमन कॉन्शियसनेस में अतिमानस को उतारना चाहते हैं, जहां फंडामेंटली चेंज संभव है। जी बिल्कुल, बहुत सुंदर सर। मतलब यही हुआ कि हम ईश्वर के प्रति पूर्णता समर्पण द्वारा मानव जो है अति मानव बन सकता है, और वह सत रज तम की प्रवृत्ति से उठकर ज्ञानी भी बन सकता है। और जब वो ज्ञानी बन जाता है तो शायद उसमें वो दैविक शक्ति जो उन्होंने जिक्र किया था अपने इसमें दर्शन में, कि हम भौतिक सुखों को भोगते हुए भी, मतलब भौतिक सुखों को भोगते हुए भी सांसारिक धर्म में रहकर भी दैविक शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। शायद इसके पीछे यही दर्शन रहा होगा। तो बहुत अच्छे मतलब उनके दर्शन था। और सर उसमें उन्होंने शिक्षण के बारे में जो कहा है, वो कहते हैं कि शिक्षण एक विज्ञान है, टेक्निक नहीं है। वो कहते हैं शिक्षण एक विज्ञान है जिससे विद्यार्थी के व्यवहार में परिवर्तन आना अनिवार्य है। तो आप इस टेक्निक को कैसे वो करें कि हम आज के परिवेश में अगर देखें तो हमारा जो संस्कृति है, जो हमारी सभ्यता है, हमारे संस्कार है, हमारी नैतिकता है, उसमें हम बदलाव महसूस कर पा रहे हैं, क्योंकि हम अपनी पाश्चात्य चीजों को भूलते जा रहे हैं। तो हम शिक्षण में इस विज्ञान का किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन करें कि हम बच्चों में उन सद्भावनाओं को दोबारा से जागरूक कर पाए। बहुत अच्छा सवाल आपका है मैडम। और शिक्षा को लेकर के भी लगभग 1943 के आसपास जब वर्ल्ड वॉर 2 अपने चरम पर था, तो बंगाल से भाग करके कुछ बंगाली फैमिलीज पौंडीचेरी सेटल हुई, और इस प्रकार उस आश्रम में एक बच्चों का एजुकेशन, उसका शुरुआत हुई शिक्षालय की। 1951 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उसकी विधिवत उद्घाटन किया, श्री अरविंदो इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एजुकेशन। मैं आपको बताऊं कि जैसे नई एजुकेशन पॉलिसी में बहुत सारे क्रिएटिव फॉर्मूलाज हैं, बहुत बड़ी मतलब एप्रिशिएशन इसको मिली है कि यार वास्तव में ये जमीन पर लागू हो गया तो ये रेडिकली चेंज कर देगा हमारी शिक्षा व्यवस्था। ऐसे ही 1940 के दशक से इस तरह के बहुत सारे प्रयोग, जैसे वहां सर्टिफिकेट कुछ नहीं दिया जाता है, ऊपरी जो भीतरी जो इनर क्रिएटिविटी है हमारे बच्चे की, जो वो वास्तव में बनना चाहता है। आप देखिए आज बहुत सारे लोग तो बच्चे को यही बोल बोल के खत्म कर लेते हैं कि तुम बनोगे क्या, जबकि तय है कि वो इंसान बनेगा और ये मंजिल है उसकी इंसान बनने। लेकिन फिर भी ये कैसी स्टुपिडिटी है, आंगन के गुलाब को हम कभी नहीं कहते कि गुलाब तुम कमल का बनोगे या गुलाब तुम क्या बनोगे। हम कम से कम इतनी समझ रखते कि वो गुलाब बने। पहला वैल्यूज पर ही फोकस होना चाहिए, पहला जो फोकस होना चाहिए किसी भी पॉलिसी का, किसी भी इंटेंशन का। और यही श्री अरविंद का इशारा भी है। उनका पूरा का पूरा वांग्मय 36 वॉल्यूम में है और लगभग 20,000 पेज ही आते हैं। और इन 20,000 पेजेस में गीता का, उपनिषद का चंद संदर्भ अगर छोड़ दें तो सबका सब ऊपर से उतरा हुआ रिवील्ड नॉलेज है। इसमें कोई वो थ्योरीज नहीं है लगाई हुई। हम रिसर्च स्कॉलर जिस तरह से शोध करते हैं कि 4 पेज यहां से निकाल दिए, 4 वहां से निकाल दिए, उस पर एक कोटेशन अपना डाल के ठप्पा लगा लिया, उस तरह का ज्ञान वो नहीं है। ऑल दैट इज रेवलेशन है, वो अंतः प्रकाश है, मतलब एक इंटेलेक्चुअल नॉलेज नहीं। भारत में भी आप देखिए कितना भटकाव है। अभी कल परसों रिजल्ट आया, आप देखिए कोई एक बच्चे का इंटरव्यू आप देखिए, कोई एक बच्चे का बयान देखिए जो ये जानना चाह रहा हो कि मैं इसलिए पढ़ना चाहती हूँ या मैंने इसलिए इतने अच्छे अंक लाया कि मैं खुद को समझना चाहता हूं, मैं जीवन को समझना चाहता हूं, या मैं ज्ञान के प्रति जो मेरी जिज्ञासा है उसको जानने के लिए मैं जीवन में शिक्षा के पास आई हूं, मैं अक्षर के साथ करने आई हूं।
सब कुछ ना कुछ और नकली बनना चाहते हैं, सब किसी न किसी की कार्बन कॉपी बनना चाहते हैं, सब कहीं ना कहीं पहुंचना चाहते हैं। वो पहुंचना वो नहीं है तत्वतः, लेकिन फंडामेंटल अर्ज जो हमारी है खुद को जानने की। मैत्रेयी और याज्ञवल्क्य ऋषि के बीच जो संवाद है उसमें मैत्रेयी साफ कहती हैं, वो जब धन का ऑफर होता है, दोनों पत्रियां हैं, मैं आधा आधा मैं अपनी संपत्ति आपको देती हूं, तो मैत्रेयी उसमें क्या जवाब ऋषि से कहती है, वो धन मेरे किस काम का जो मुझे अमरता न दिला सके। भारत तो अमरत्व का, सुप्रीम नॉलेज का देश रहा है। यहां आकर के अगर वो धन नहीं पाया, वो इनर अर्ज पूरी नहीं हुई, शिक्षा के बहाने, योग के बहाने, संवाद के बहाने, जीवन के बहाने, तो फिर यहां रहने का क्या फायदा हुआ, यहां के विमर्श का क्या औचित्य है। महर्षि अरविंद ने 3 फॉर्मूलाज दिए एजुकेशन के लिए, द 3 प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रू टीचिंग। उसमें उन्होंने कहा ह्यूमन माइंड ही ज्ञान का आधार है, शिक्षा का आधार है, ह्यूमन माइंड की स्टडी करो। अगर हम बेस को नकार देंगे और ह्यूमन माइंड को ध्यान में न रखते हुए शिक्षा के लिए नीतियां बनाएंगे, तो वो सहायक होने के बजाय उस चेतना को, उस ये जो यंग लर्नर है उसके विकास को हैम्पर करेगा, हेल्प नहीं करेगा। क्योंकि किसी कलाकार और पेंटर की तरह टीचर कोई डेड मटेरियल से डील नहीं कर रहा है। टीचर के साथ यह जोखिम है कि वो अपने से ही सजग प्रज्ञावान चेतनाओं से डीलिंग कर रहा है। उस पर उन सजग लिविंग ऑर्गेनिज्म को तराशने की जिम्मेदारी है। एक पेंटर ये रिस्क ले सकता है क्योंकि वो मैटर से, डेड पदार्थों से उससे डील कर रहा है। और इसीलिए उन्होंने कहा कि टीचर जब क्लासरूम में जाए तो इस अहंकार के साथ ना जाए कि वही देने वाला है, उसका काम तो नॉलेज देना है और ये तो टास्क मास्टर की तरह उसको फॉलो करेंगे। इसीलिए पहले सूत्र में वो कहते हैं, द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ ट्रू टीचिंग इज दैट नथिंग कैन बी टॉट। कुछ भी पढ़ाया नहीं जा सकता। हम भी समझते हैं कि टीवी पर डेली विज्ञापन आता है कि सफेदी हमारे पास है, बाजार कहता है ना, ये टिकिया लो, ये डिटर्जेंट लो, ये पाउडर लो, हम सफेदी हमारे पास, हम सफेदी खरीद रहे हैं। लेकिन तत्व तो हम जानते हैं कि सफेदी तो कपड़े में ही है, ये तो केवल मैल भगाने का एक तरह से हम लोग जो सामान ला रहे हैं। साबुन में ये कुव्वत नहीं है कि वो सफेदी दे सके। साबुन की ये क्षमता जरूर है कि वो जो मैल है उसको साफ कर सके। जो इनहेरेंट ब्यूटी है, जो इनहेरेंट प्योरिटी और व्हाइटनेस है कपड़े की, वही साबुन को पाने के बाद, उसका संसर्ग पाने के बाद साफ होती है। टीचर भी इस अहम के साथ न जाए कि उसको किसी जल्लाद की तरह काम निपटाना है, अपना डंडा हिलाते हुए दिखाते हुए। द टीचर इज नॉट एन इंस्ट्रक्टर और ए टास्क मास्टर, ही इज ए हेल्पर एंड ए गाइड। उसका काम है वो हेल्पर और गाइड का काम करे। वो पढ़ाता नहीं है, बल्कि बच्चा कैसे अपने इंस्ट्रूमेंट को हून करे, जो बच्चे की टीचिंग स्किल्स हैं, जो ज्ञान के स्रोत हैं, उसका मन, बुद्धि, चित्त, उसका इंटेलेक्ट, उसकी कॉन्सेंट्रेशन पावर, वो कैसे शार्पन हो सके, वो कैसे एकाग्र दृष्ट हो सके। अर्जुन वाली जो बुद्धि है, मैं कहता हूं अर्जुन को भी बहुत विराट रूप में दिखा। अगर उसने मछली की आंख ही देखी, आंख के इतर भी कॉन्सेंट्रेशन के लिए बहुत पॉइंट थे, रेटिना था, उसका केंद्र बिंदु था। 1000 भाग हम उसके कर सकते हैं, उतना तक हमारा विद्यार्थी, अर्जुन को उतना देख लेना चाहिए था, अर्जुन पूरा नहीं देख पाया। तो ये जो प्रज्ञा है कि शिक्षक पढ़ाने के अहंकार से न जाए, बल्कि बच्चे में जो नेचुरल क्रिएटिविटी है, कैसे वो नेचुरल ज्ञान के जो इंस्ट्रूमेंट है, कैसे उनको निखार करके उसको उस लायक बनाए कि वो अपने लिए ज्ञान देख सके। तो उसका काम टास्क मास्टर का नहीं है, डंडे के दम पर काम ठोक पीट के लेने वाला नहीं है, बल्कि एक गाइड और हेल्पर का है। शिक्षा के अब क्योंकि 3 सूत्रों की मैंने बात की, तो दूसरे और तीसरे सूत्र की भी मैं संक्षेप में बात कर लेता हूं। दूसरा सूत्र यह है, श्री अरविंद कहते हैं कि द सोल मस्ट बी कंसल्टेड इन इट्स ओन ग्रोथ। और भारत में ये बहुत बड़ा एक तरह से अभी भी इग्नोरेंस है कि हम अपने बच्चे को अपने घर की तरह बनाना चाहते हैं। जो डिजाइन हमारे दिमाग में घर का है, या बगीचे का है, या गार्डन हाउस का है, या आसपास कोई वो जो कार खरीदने का है, उसी तरह की शेपिंग में हम बच्चे को भी तराशना चाहते हैं। कोई भी बच्चे को उसकी ग्रोथ में ये नहीं पूछना चाहता है कि तुम खुद क्या बनना चाहते। और यही वजह है कि बहुत सारे लोग आउट ऑफ प्लेस हैं। श्री अरविंद कह रहे हैं कि जब हम किसी बच्चे पर, जब कोई पेरेंट और टीचर अपनी विचारधारा, अपना सपना बच्चे पर थोपता है और जबरदस्ती उसको, जिसका कि कई बार इशारा 3 इडियट्स जैसी फिल्मों में भी है कि भाई आप हैमरिंग मत करो, आप जबरदस्ती मत करो, इस तरह की जबरदस्ती को उन्होंने बार्बरिज्म कहा और इग्नोरेंस कहा। और ये केवल उस व्यक्ति का निजी नुकसान नहीं है, उस बच्चे का जिसको गलत तरीके से जबरदस्ती कुछ और बन के
पनपना पड़ा या पढ़ना पड़ा कुछ और, ये एक तरह से राष्ट्र के शरीर पर भी एक प्रहार की तरह है, क्योंकि वो व्यक्ति जो अपने नेचुरल जिस फील्ड में जाना चाहता उसमें वो बेस्ट दे पाता दुनिया को, देश को, जब जहां वो जबरदस्ती बना है वहां वो हमेशा हाफ हार्टेड होकर के, आधे मन से, अधकचरे मन से, अनविलिंगनेस से वो अपना कंट्रीब्यूशन देगा। और आप पाएंगे कि ये बहुत सारे मामलों में अभी भी ये हमारे समाज जीवन में है कि हम मान चुके हैं कि बच्चा हमारा बच्चा है तो हमारे जैसे बनेगा, इसको तो बनना ही हमारी तरह है, इसको तो यही में, बल्कि पेरेंट्स अपने आधे अधूरे ख्वाब बच्चे पर थोप करके उनको पूरा करना चाहते हैं। और तीसरा श्री अरविंद का सूत्र है कि द थर्ड प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन इज टू वर्क फ्रॉम नियर टू फार, नजदीक से दूर की ओर कार्य करना, फ्रॉम दैट विच इज टू दैट विच शैल बी, जो है उससे शुरुआत करनी है, जो होगी उस तक पहुंचना है। उनका यह भी मानना था कि पास्ट लाइफ के प्रभाव को छोड़ करके जनरली हर बच्चा अपने परिवेश की पैदाइश होता है, वो आवाजें जो सुनता है, वो खुशबू जो लेता है, जो सॉन्ग्स हैं, साउंड्स हैं, फ्रेग्रेंस हैं, जो एटमॉस्फेयर है, हेरिडिटी है, वो सबका सब वही सब हमारे शिशु के शरीर का और मानसिक शरीर का निर्माण करता है। जब एजुकेशन की प्रक्रिया में उन सारे परिवेशों को शामिल नहीं किया जाएगा, टीचिंग की प्रोसेस में बहुत ज्यादा हवाई कोई बात शुरू हो जाए, उदाहरण बहुत दूर से दिए जाएंगे, बहुत जिसको बच्चा कनेक्ट नहीं कर पाता है उस तरह के उदाहरण दिए जाएंगे, तो वो प्रोसेस कभी भी फुलफिल नहीं हो। और उसके अलावा उनका एक बहुत, ये श्री अरविंद योग का भी एक अवयव है, शिक्षा का भी होना चाहिए। वाइटल एजुकेशन देखिए, वाइटल सामान्य अंग्रेजी में तो वाइटल बहुत जरूरी, महत्वपूर्ण के लिए इसका वो आता है, लेकिन श्री अरविंद की शब्दावली में वाइटल जो है प्राण की दुनिया है। अब प्राण क्या है? प्राण है जहां से हमारे सारे आवेग उद्वेग निकल रहे हैं हमारे एग्जिस्टेंस में, यानी उसमें गुस्सा शामिल है, उसमें लस्ट शामिल है, उसमें रिएक्शन अलग अलग तरह के शामिल हैं, उसमें लव भी है, उसमें अलग, उसका मतलब जो भी आवेगों उद्वेगों की दुनिया है छात्र के भीतर या यंग लर्नर के भीतर, वो वाइटल बीइंग है। आज की पूरी एजुकेशन व्यवस्था में वाइटल मैनेजमेंट, अपने प्राण के जो आवेग उद्वेग हैं, यही वजह है आप देखते होंगे कुछ बच्चे क्लासरूम में पढ़ते हैं, क्लासरूम से बाहर जाके कुछ उनकी बातें होती, सेक्सुअल अर्ज, सेक्सुअल क्यूरियोसिटी जो उनके दिमाग में निकल रही होती हैं, टीचर उनसे बात तक नहीं करना चाहता, बल्कि वो ठप्पा लगा लेता है कि ये बच्चे के मोबाइल में तो ये एक तरह से ये छोटी सी क्लिप अश्लील उसकी मिली, ये तो खराब बच्चा हो गया, ये तो बिगड़ा है, इससे तो आप दूर रहो। जो बच्चा लाइफ से भरा हुआ है, क्यूरियोसिटी से भरा हुआ है, या कई बार उसके मन में गुस्सा आ गया, किसी भी लेसन में हमारे कॉलेजेस स्कूलों में आज तक ये नहीं है कि हाउ टू मैनेज योर एंगर, हाउ टू कंट्रोल योर हंगर, हाउ टू अंडरस्टैंड योर लस्ट, हाउ टू, बल्कि लस्ट भी ना कह करके उसको जो नेचुरल है, सेक्सुअल अर्ज जो है, उसको कैसे समझें, उसको कैसे मैनेज करें, क्योंकि एनर्जी फंडामेंटली एक ही है, वो अलग नहीं है। जो कविता में जो एनर्जी लगती है, सेक्सुअल एनर्जी उससे इतर नहीं है। पेंटिंग बनाने में जो एनर्जी लगती है, वही परीक्षा में देते हुए भी वही एनर्जी खर्च होती है। तो ये कहीं ना कहीं अलग अलग नहीं है। श्री अरविंद शरीर की, मन की, प्राण की, सोल की और फिर इंटेलेक्ट की, वो सारी शिक्षाओं के, इस शिक्षा को इतने तरह से देखे जाने के पक्षधर थे, इतने आयामों में उन्होंने शिक्षा को देखने की कोशिश की। और एक बात मैं जरूर इसमें जोड़ूंगा मैडम, हमारी फिल्मों में, हमारे देश में, हमारे लेखकों पर प्रायः बहुत अच्छे नकलची होने का आरोप लगता है। बॉलीवुड की हर फिल्म पर यह आरोप लगता है कि ये फला हॉलीवुड की नकल के अलावा और कुछ नहीं। श्री अरविंद का ये मानना था, एक उनका बहुत अच्छा ऐसे ऑन ओरिजिनल थिंकिंग, मौलिक चिंतन पर, और ये उनके ये एसेज डिवाइन एंड ह्यूमन करके वॉल्यूम 12 है, इसमें ये समाहित है, ऑन ओरिजिनल थिंकिंग। उसमें वो कहते हैं कि अगर भारत को जिंदा रहना है तो हमारी पहली जरूरत यह है कि भारत का नौजवान सोचना सीखे, थिंक करना सीखे। हम पर इमिटेटर का ठप्पा लगता है। हम कई बार इस सोच के साथ भी बड़े होते हैं या जीते हैं कि यूरोप हमारे लिए सोचेगा, अमेरिका भारत के लिए सोचेगा, फला देश हमारे लिए सोचेगा, लेकिन नहीं। Our first necessity if India is to survive and do her appointed work in the world is that the youth of India should learn to think. भारत को अगर जीवित रहना है, सरवाइव करना है और दुनिया में अपना जो अपॉइंटेड टास्क है, अपॉइंटेड टास्क का मतलब यही है कि श्री अरविंद का मानना था कि भारत अपने लिए आजाद नहीं हो रहा है, भारत दुनिया के लिए आजाद हो रहा है।
दुनिया के देश भारत की ओर ऐसे ही देखें जैसे समुद्री जहाज भटके हुए जहाज लाइट हाउस की तरफ देखते हैं। भारत का रोल एक वास्तव में सही अर्थों में सच्चे समाजवादी, सच्चे आध्यात्मिक मुल्क का हो। हमारे आसपास के छोटे देश हमसे डरे सहमे नहीं, बल्कि एक भरोसा और विश्वास पाएं कि भारत हमारे आसपास है, इसलिए हम बड़े, इसलिए हम सुरक्षित हैं। ये अपॉइंटेड टास्क है भारत। तो भारत को अगर अपना अपॉइंटेड टास्क करना है और जिंदा रहना है तो हमारे नौजवानों को सोचना शुरू करना होगा। अब वो सोचना कैसे होगा वो उसको समझा रहे हैं। टू थिंक ऑन ऑल सब्जेक्ट्स, सभी चीजों पर, सभी विषयों पर सोचना। टू थिंक इंडिपेंडेंटली, किसी भी प्री कंडीशन से मुक्त होकर के विचार, स्वतंत्र तरह से विचार। आज आप देखिए देश बंट गया है दो हिस्सों में, या तो इस धड़े वाले लोग हैं, या एक्सट्रीम लेफ्ट वाले लोग हैं, या एक्सट्रीम राइट वाले लोग। ये दृष्टि देश ने खो दी है। ये नजारा हम कभी शायद न देख पाए कि 10 तरह की विचारधारा के लोग एक ही कॉफी हाउस में बैठ करके एक दूसरे को सुन रहे हैं, एक दूसरे से असहमति जताते हुए भी उसकी इज्जत कर रहे हैं। ये जो हम ट्रोल आते हैं, गाली गलौज पर आते हैं, हम सब जानते हैं ना ट्रोल किसे कहा गया। प्राचीन काल में एक खून पीने वाला राक्षस था, वो रक्तजीवी। तो यही वो जो ट्रोल आदमी शुरू हो जाती है, हम टॉलरेट करने के ही, मतलब हम दूसरे को, विपरीत विचार वाले को, असहमति वाले को टॉलरेट करने की स्थिति में ही नहीं। हमारे पूरे के पूरे चिंतन पर कुछ न कुछ ठप्पा लगा है, कुछ न कुछ प्रभाव हैं विचारधाराओं के, जन्मों के, व्यक्तियों के, जिनके प्रभाव के अधीन आकर के हम सोचते हैं। तो श्री अरविंद कह रहे हैं इंडिपेंडेंटली सोचना, फ्रूटफुली सोचना। अब सोचने का कुछ मतलब भी निकलना चाहिए। कोई आदमी ये नहीं कह सकता मैं 15 साल से सोच रहा हूं, लेकिन सोच क्या रहे हो, कुछ तो निकलना चाहिए सोच का। गोइंग टू द हार्ट ऑफ थिंग्स, चीजों के हृदय में जाकर के सोचे। नॉट स्टॉप्ड बाई सरफेस, प्राय हम सरफेस पर ही रुक जाते हैं, चीजों के हृदय में जाना चाहिए हमको। फ्री ऑफ प्री जजमेंट्स, किसी भी तरह के पक्षपात से, प्री जजमेंट से फ्री होकर के इंडिया का यूथ सोचे। इतनी सारी बातें हमारी थिंकिंग में आनी चाहिए, तब जाकर के हम जो सोचेंगे उस पर कोई ठप्पा नहीं लगेगा कि ये वामपंथी ने सोचा हुआ है, ये लेफ्ट वाले ने सोचा हुआ है, ये राइट वाले ने सोचा हुआ है, ये इस धारा वाले ने सोचा हुआ है। इसी निबंध में वो कहते हैं, आवर फर्स्ट बिजनेस एज ओरिजिनल थिंकर्स इज टू रिजेक्ट एवरीथिंग एंड टू एक्सेप्ट नथिंग। सोचना वहां से शुरू होता है, पहल सब कुछ रिजेक्शन हो सब चीज का, और उसके बाद सोचने का काम शुरू हो। किसी भी चीज को ब्लाइंडली एक्सेप्ट करने का भाव हमारे भीतर न रहे। ये चंद कुछ सूत्र एजुकेशन के लिए। बहुत सुंदर। हमारे जितने भी शिक्षक साथी जुड़े हुए हैं और कहते हैं कि वास्तव में बहुत अच्छी चर्चा चल रही है। इस दर्शन को हमें अपनी माध्यमिक शिक्षाओं में भी उनके सिलेबस में भी जोड़ना चाहिए, ताकि बच्चे वाकिफ हो सके इससे और बहुत कुछ अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ सके। उन्होंने इस दर्शन में एक छठी इंद्रिय का जिक्र किया है। हम 5 इंद्रियां मानते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, एक छठी इंद्रिय है जो मस्तिष्क है, इसे हम कहते हैं ज्ञानेंद्रिय माना है, जो सूक्ष्म दृष्टि से उत्पन्न होती है, और उसमें क्या आता है कि निष्पक्ष दृष्टिकोण विकसित होता है। इस दर्शन में ये भी माना जाता है, जैसे हम योग के द्वारा चित्त की शुद्धि करते हैं। बेसिकली तो जब हमारा मन शुद्ध होगा तभी हम कुछ काम कर पाएंगे। तो आपकी चर्चा से हमें बहुत अच्छे से ये समझ आया है कि अरविंद के दर्शन का जो लक्ष्य है वो शायद यही रहा है कि उदात्त सत्य का ज्ञान, मतलब रियलाइजेशन ऑफ सबलाइन ट्रूथ, और इंटीग्रल व्यू ऑफ लाइफ, है ना, समग्र जीवन दृष्टि। बहुत ही अच्छी तरीके से आपने इसका बताया है हमें। लेकिन मुझे एक चीज और, अगर हम बच्चों के और अध्यापक के उसमें जाएं तो आपका ज्ञान इतना बड़ा है कि एक प्रश्न मेरे मन में, प्रश्न क्या है, एक चर्चा अगर आप छोटी सी करें इस बात पर कि जैसे हम उनके दर्शन से हम ये जान पाते हैं कि शिक्षक वही सफल है जो ऑब्जर्वेशन जिसका बहुत अच्छा हो, अवधान जिसका अटेंशन बहुत बढ़िया हो, और निर्माण वो स्मरण शक्ति के विकास में सहायक हो। तो टीचर को किस तरह से बच्चे को लेकर चलना चाहिए आज के परिवेश में। यदि हम आज आधुनिक परिवेश में बात करें तो टीचर के अंदर किस तरह से वो बच्चे को मोटिवेट करे, या किस तरह से हर विषय में उसको आगे लेकर जाए, मतलब समझ, किसी भी चीज पर समझ और समझकर उसको पकड़ बना पाए। इस बारे में आप थोड़ा सा प्रकाश डालें सर। मुझे लगता है ना, अगर टीचर कभी टीचर न बने तो यही इसका उत्तर है। टीचर हमेशा शिष्य बना रहे, टीचर हमेशा खुद लर्नर बना रहे। टीचर कभी भी क्लासरूम के कन्फाइन में इस ईगो के साथ कभी ना जाए कि मैं तो सिखाने दिखाने वाला हूं, इनकी क्या मजाल है, कौन उठ गया, कौन बाहर चला गया मेरे उससे पूछे बिना, ये कौन है जिसने ठहाका लगा लिया मेरी बात पर। मैं समझता हूं कि जब हमारे जीवन में एक कैथोलिसिटी आएगी, शिष्य से भी मैं सीखने की क्षमता रखता हूं, ये वाला उदार दृष्टिकोण आएगा,
और ऑब्जर्वेशन तो है ही बहुत महत्वपूर्ण। जो बच्चा कह रहा है, अगर हम सिर्फ वही समझ पाए तो फिर हम क्या समझ पाए। शिक्षक के पास तो वो सटल विजन होना चाहिए कि कौन बच्चा सुबह बिना नाश्ता किए आया हुआ है, किसकी मम्मी से लड़ाई हुई है, कौन रास्ते में फिसला है और उसके पैर में उसका पेन वो चेहरे पर रिफ्लेक्ट हो रहा है, किसकी दृष्टि क्या है, किसका रुझान म्यूजिक की तरफ है, किसका रुझान स्पोर्ट्स की तरफ है। न केवल उसका काम क्लासरूम के भीतर है बल्कि बाहर भी परिसर में, जैसे हमारे बहुगुणा जी को मैं कई बार देखता हूँ, इज अ जॉली जेंटलमैन, जॉली फिलोसोफर, बाहर भी, सड़क पर भी, चौराहे पर भी ज्ञान। व्हाई शुड वी कीप आवर एक्सचेंज विद द लर्नर कन्फाइंड टू द क्लासरूम? क्यों नहीं सड़क क्लासरूम हो सकती है, क्यों नहीं बस क्लासरूम हो सकती है? हर बच्चे की क्या पॉसिबिलिटी है, क्या संभावनाएं उसमें हैं। देखिए सावित्री में 2 लाइनें और श्री अरविंद कहते हैं, संसार की सारी संभावनाएं एक व्यक्ति में, एक बच्चे में इसी तरह इंतजार कर रही हैं जैसे एक बीज में पेड़ इंतजार कर रहा है। अब ये हम पर है कि हम उस पेड़ को बोनसाई बना पाते हैं, उसमें अगेन अपना वही आर्टिफिशियल वो सब डाल करके, या हम उसको एक स्टडी ऑक बना पाते हैं। तो ऑब्जर्वेशन तो बहुत फंडामेंटल है ही, लेकिन मैं मानता हूं कि ऑब्जर्वेशन के साथ साथ ये वाली जो इनसाइट्स है एक्सेप्टेंस की, उसको, उसके सटल विजन की, उसको समझने की, वास्तव में जो वो बता रहा है वो ही नहीं बल्कि जो वो नहीं बता रहा है उस सबको भी समझने की, ये सब अगर दृष्टि है शिक्षक के पास, और ये तभी होगी जब उसमें सेल्फ इंपॉर्टेंस का भाव थोड़ा सा कम होगा, बहुत ज्यादा जानने का, बहुत ठसक जिसको हम कह सकते हैं वो थोड़ा सा कम होगी, तो ये सारे ऑब्जर्वेशन ज्यादा होंगे। और एबव ऑल वो अपने काम से प्यार करे, इसलिए ना करे कि साहब देख रहे हैं, इसलिए ना करे कि बड़े साहब का दौरा है, बल्कि इसलिए करे कि उसे उस काम से बेइंतहा मोहब्बत है। एक बार काम से मोहब्बत हो गई तो संभव तब हमें किसी बाहरी निरीक्षक की जरूरत ही नहीं है। वी जस्ट लव आवर वर्क एंड वी जस्ट डू इट एंड एंजॉय इट, और वही आनंद फिर ट्रांसफर होता है बच्चों में। बहुत खूब सर, बहुत खूब। वास्तव में ये सही बात है कि इंफॉर्मेशन कैन नॉट बी द फाउंडेशन ऑफ इंटेलिजेंस। मतलब ये कि सूचनात्मक ज्ञान कुशाग्र बुद्धि का आधार नहीं हो सकता, हमें उसको मन से समझना पड़ेगा, उसके अंदर तक उसकी अपनी पैठ बनानी पड़ेगी ताकि हम बच्चे के व्यक्तित्व को भी समझ पाए, उसके दिल में होने वाली छोटी छोटी हलचल से हम वाकिफ हो पाए कि क्या हो रहा है। इसमें मुझे एक रामधारी सिंह दिनकर की पंक्तियां कुछ याद आ रही हैं। उन्होंने कहा था कि जागो रसिक विराग लोक के मधुवन के सन्यासी। मतलब वास्तव में ये बहुत अच्छी बात है कि एक मधुवन में सन्यासी की तरह रहना, मतलब समाज में रहकर भी इस विभाग को एक बहुत ही सुंदर तरीके से गाना। तो आपके जो शब्द हैं वो बहुत अच्छी तरह से, और बहुत आपकी तारीफ आ रही है। दिनेश चंद्रा जी कह रहे हैं कि बहुत अच्छी चर्चा चल रही है, और वास्तव में अगर हम आपको आज इस शो में ना लेकर आते तो ये हमारी कमी रह जाती कि हम इतनी अच्छी बातों से वाकिफ नहीं हो पाते सर। तो आप जैसा कि आप जानते हैं कि समय अपनी अबाध गति से चलता रहता है, आगे खिसकता रहता है, समय हमारे पास थोड़ा है। मेरा नाम सीमा है हालांकि, लेकिन समय को सीमा में नहीं बांध सकती हूँ। तो इसलिए आपके मन में जो कुछ ऐसा रह गया है जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं, जो हमें बताना चाहते हैं, और वास्तव में जो हमारे आज के परिवेश में सार्थकता को सिद्ध करे, और हम आज के परिवेश में उसका इम्प्लीमेंटेशन करके कुछ नया और अच्छा कर पाए, तो उस पर चर्चा कीजिए सर। मेरे मन में एक विचार यही है कि मैंने निजी तौर पर मेरा रुझान आध्यात्मिक है, तो मैंने भारत के बहुत सारे आध्यात्मिक मास्टर्स को पढ़ा है, बड़ी इज्जत मैं उनकी करता हूँ। गुरु भाव केवल श्री अरविंद और माता जी के प्रति है, लेकिन मैं बहुत इज्जत से सुबह शाम बहुत सारे लोग जिन्होंने एक भी आयाम, उसमें जे कृष्णमूर्ति शामिल हैं, उसमें रजनीश शामिल हैं, उसमें शांति कुंज के आचार्य शामिल हैं, उसमें विवेकानंद शामिल हैं, उसमें 33 साल की एज में भारत को बहुत कुछ देने वाले राम तीर्थ शामिल हैं। ये सारे आध्यात्मिक मास्टर्स हैं, और मैं चाहता हूं कि 2021-22 महर्षि अरविंद का 150वां जन्म जयंती पर्व भी है। हमारे शिक्षक जो साथी हैं भारत के अलग अलग हिस्सों में जो मुझे सुन रहे हैं, खासतौर से हमारे इस खूबसूरत पहाड़ी प्रदेश उत्तराखंड के लोग, नैनीताल जहां से हमारे भट्ट जी हैं, नैनीताल में तो मई 2001 से और मई 1901 से और 1 महीने बाद तक जून 1901 तक श्री अरविंद ने खुद समय बिताया है। वो झील के आसपास गए हैं, उन्होंने फोटोग्राफी की है। तो कम से कम हम ये ऐसा माहौल बनाएं कि जो उनकी जो हमारी शिक्षा की मुख्य धारा में जो उनकी विचारधारा है, जो उनकी शिक्षा को लेकर के, एक उस तरह से नहीं कि हमें भक्त बनना है, सीकर बनना है,
इस तरह से कि श्री अरविंद एक शिक्षक के तौर पर मुझे क्या दे सकते हैं, श्री अरविंद एक शिक्षार्थी के तौर पर मुझे क्या दे सकते हैं, एक ह्यूमन बीइंग के तौर पर मेरी नॉलेज की, समझ की, फैकल्टीज को क्या उनके पास है देने के लिए। जैसे किसी क्यूरियोसिटी शॉप के बाहर से हम जाते हैं और वे उत्सुकतावश अंदर चले जाते हैं कि यहाँ क्या है मेरे लिए, ऐसे भी अगर हम उनके पास जाते हैं तो वो जरूर मेरी इच्छा है कि हमारे साथी ज्यादा से ज्यादा महर्षि अरविंद को पढ़ें और उनके ग्रंथों को 150वें साल में अगर हम उनकी औरा, उनके आभा मंडल के थोड़ा करीब जाएंगे तो ये आप लोगों की बहुत बड़ा गिफ्ट मेरे लिए भी होगा। और विशेष तो कुछ नहीं है, मैं तो बहुगुणा जी ने मुझे आदेश दिया और उनके आदेश का पालन है। बहुत सीखने वाली बात है केवल, जैसे जब न्यूटन जैसा आदमी कह सकता है कि मैं तो सागर के किनारे का भी कंकड़ पत्थर उठा रहा हूं, तो अपनी हम लोगों की क्या हैसियत है। और वो किसी योगी से कम नहीं है, उनके चेहरे पे कभी देखिए न्यूटन के किसी ऋषि जैसे भाव दिखते हैं। मैं अपनी उनके चेहरे पर भी कुछ एक प्रश्न नजर आ रहे हैं मुझे, तो इसलिए हम वहीं चलते हैं कि वो आपसे किस बात पर चर्चा करना चाहते हैं या आपसे कुछ ऐसा नया क्या जानना चाहते हैं, क्योंकि बहुगुणा जी आपके व्यक्तित्व से अच्छी तरह वाकिफ है। हालांकि आपके व्यक्तित्व को बहुत लोग जानते हैं, पर बहुगुणा जी से इस बारे में कुछ, बहुगुणा जी आपके पास आते हैं। बहुगुणा सर, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? नमस्कार। बहुत बढ़िया चर्चा चल रही थी और प्रश्न मेरे पास में नहीं है। असल में मैं जो चर्चा चल रही थी मैं उसी को आगे बढ़ाना चाहता था, लेकिन उससे पहले कि मैं ये जो शिक्षा का जो आध्यात्मिक पक्ष है उस पर जो चर्चा चल रही है, इस पे मैं बात थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं या इसको थोड़ा और आपसे डॉक्टर साहब से कहूं कि थोड़ा सा को और जरा स्पष्ट करें चीजों को। मैं अपने जो श्रोता हैं और दर्शक हैं उनको ये बताना चाहता हूं कि डॉक्टर साहब एक बहुत अच्छे कवि भी है और इनकी जो कविता है, इनकी कविता में जीवन का द्वंद्व भी नजर आता है, जीवन का सौहार्द भी नजर आता है, जीवन के जो जितने भी हमारे आयाम हो सकते हैं सब नजर आते हैं। वो एक प्रकार से अपने आप में एक जीवन दर्शन है। मूक वेदना का कालजयी कथानक, शायद यही है ना डॉक्टर साहब, मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? बिल्कुल, काव्य संग्रह है आपका मूक वेदना का कालजयी। तो उसमें डॉक्टर साहब अगर आपके पास वो किताब अभी हो तो एक कविता आपने जो लिखी थी शिक्षक के बारे में कि शिक्षक कैसा होना चाहिए, शिक्षक को कैसा होना चाहिए, अगर वो आपके पास में इस समय वो पुस्तक उपलब्ध हो तो उस कविता को अगर आप हमारे शिक्षक साथियों को सुनाएंगे तो बहुत अच्छी कविता थी। मैंने उसको शेयर भी किया था बहुत पहले, मेरे ख्याल में साल भर हो गया है आपने जब वो किताब मुझे दी थी। तो मैं चाहूंगा कि उस कविता को, आपका जो काव्य पक्ष है, कवि का जो पक्ष है, वो थोड़ा सा भी लोगों तक आना चाहिए। उसके बाद में फिर सर एक प्रश्न भी है, राजेंद्र प्रसाद उपाध्याय जी पूछते हैं कि अरविंद आश्रम में भी है नैनीताल में, जहां योग पर एक हफ्ते के कार्यक्रम होते हैं जिसमें भारत के विभिन्न क्षेत्रों से लाभार्थी शामिल होते हैं। हाँ, ये सोचना है एक उपाध्याय जी द्वारा, बिल्कुल सही बात है। वन निवास करके नैनीताल के टॉप में एक बहुत खूबसूरत आश्रम है। तो अब हम 2019 में जो आपका काव्य संग्रह मूक वेदना का कालजयी कथानक उस प्रकाशित हुआ, उसमें से कुछ पंक्तियां जैसे सर कह रहे हैं उस पर कुछ सुनना चाहेंगे सर आपके मुख से। बहुत बहुत धन्यवाद। खास तौर से जो शिक्षक की सारी कविताएं बहुत अच्छी हैं, जो शिक्षक के ऊपर जो कविता आपने लिखी है वो वास्तव में बहुत सुंदर कविता है। शुक्रिया भाई साहब। मैं वही पढ़ रहा हूँ, कविता का नाम है शिक्षा का दर्शन। और पहले शिक्षा, फिर शिक्षक और फिर एक आखिरी संदेश की भाई कम से कम सूरज अकेला नहीं है क्योंकि धरती पर शिक्षक है। उसमें भाव आते हैं कि शिक्षा जीवन के सृजन पट पर आदम के भीतर से आदमी उगाने की खेती है। शिक्षा जीवन के सृजन पट पर आदम के भीतर से आदमी उगाने की खेती है। अलस और तमस मिटाकर, जड़त्व को सुखाकर, अभावों की भाव भूमि पर वेद की भावना का, सत्य की संभावना का अमृत फल उगाने का सार्थक श्रम है शिक्षा। शब्दों के बाग में अर्थों की खुशबू के साथ जीवन के सबसे निर्णायक स्वर की, सत्य से संवाद की मुलाकात है शिक्षा। वेदना के भीतर संवेदना को जगाकर जगमगाहट को पढ़ती, जगमगाहट को गढ़ती है शिक्षा। भूख, भय, विषाद, अवसाद, शांति, क्रांति, क्रूरता और बुद्ध जैसी करुणा को यथार्थ की मटमैली जमीन पर आकाश का प्रतिबिंब दिखाकर समझाती है शिक्षा। शिक्षक इस गुलिस्तां का चतुर्माली है। शिक्षक इस गुलिस्तां का चतुर्माली है जो बोता है बीज,
नई सृष्टि और सत्य का, अनदेखे पल का, उजियाले कल का, स्वर के अवसर का, अवसर के स्वर का, बहुरंगी फूलों के इस गुलिस्तां में उजाले का गांव है, नारद का पांव है, पीपल की छांव है, हर दिन और हर हाल में जीतने का दांव है। इस सदाबहार बगीचे में सामर्थ्य की किलकारियां हैं, इस सदाबहार बगीचे में सामर्थ्य की किलकारियां हैं, सपनों का कोलाहल है, सजगता की सीख है, तुतलाती प्रीत है, धारीदार गेंदें हैं, बेशुमार सपने हैं, सबके सब अपने हैं। देखो, बच्चा जो रहता है वो किसी डिवीजन में नहीं रहता, सबके सब अपने हैं। आखिर के फलदार वृक्षों पर यहाँ आकार लेते हैं वानर से नर और नर से नारायण के रास्ते, आदमी के वास्ते। शिक्षा जब प्रश्न नहीं बनती तब प्रहसन बनती है, शिक्षा जब प्रश्न नहीं बनती तब प्रहसन बनती है और दुर्भाग्य का प्रारब्ध बुनकर समाज को निगलती है। शिक्षा सिर्फ पेशा नहीं है, शिक्षा सिर्फ पेशा नहीं है, एक पेशी है शिक्षक की समय और इतिहास की अदालत में, एक पेशी है शिक्षक की समय और इतिहास की अदालत में, एक चिरंतन परीक्षा है परीक्षक की अपने ही उत्तरों के सामने, अपने ही उत्तरों के परीक्षण में। शिक्षा एक भरोसा है भास्कर के लिए, शिक्षा एक भरोसा है भास्कर के लिए कि अंधेरे के खिलाफ लड़ाई में वो अकेला नहीं है, वो अकेला नहीं। बहुत थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत। और वास्तव में हम रवि शंकर जी कह रहे हैं, सरकार जी कह रहे हैं कि बहुत सुंदर कविता है और उसका भाव भी बहुत सुंदर है। वास्तव में यदि हम इसको समझ पाए और सबके दिल तक ये छू जाए तो फिर एक बदलाव आएगा, जिसे कहते हैं ना कि हम इसको बच्चे में भी इसमें बदलाव देख सकते हैं और हमारी मानसिकता में भी बदलाव आएगा। सर, मैं ये अब समय थोड़ा है लेकिन फिर भी आप आदरणीय इसमें एक अच्छा, आदरणीय बहुगुणा जी, सीमा जी को नमस्कार। डॉक्टर साहब का ज्ञानवर्धक व्याख्यान ऑलराउंडर है, मतलब आपने हर क्षेत्र में हर टॉपिक पे मैंने जो कुछ भी पूछा अपनी सामर्थ्य के अनुसार आपने बहुत बेहतरीन जवाब दिया है। और ये कविता भी आपकी बेहतरीन, मतलब मन को छूने वाली कविता है और ऐसा लगता है कि आपने हर मतलब तकलीफ को, हर मन की भावना को इसमें पूरी तरह से शब्दों में उकेर दिया है। तो बहुत ही खूबसूरत है और इसके साथ साथ आपकी आवाज भी बहुत अच्छी है सर, उसके लिए दो पंक्ति जरूर कहना चाहूंगी। कहते हैं, इस गहते नातीद की हरतान है दीपक और शोला सा लपक जाए, आवाज देखिए। तो आपकी आवाज, आपका अंदाज, उसमें वो शोले हैं जो लोगों में जागरूकता लाएंगे और इस दर्शन से हमें वाकिफ कराया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बीच में फिर ये जरूर कहना चाहूंगी कि द टीचर्स शो सरकारी टीचर्स के लिए है। जो भी हमारे दर्शक हमसे जुड़ रहे हैं और हमें अपना रिज्यूम भेजना चाहते हैं, वो द टीचर्स में आप देवकी नंदन भट्ट टाइप करेंगे फेसबुक पर जाकर और वहां अपना रिज्यूम दे सकते हैं। जितने भी गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स हैं, क्योंकि हम हर बार वीरवार को 7 बजे उपस्थित होते हैं एक नए चमकते दमकते सितारे के साथ। रजनीकांत शुक्ला जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी हर पराजय को विजय गाथा बनाना तुम। बहुत सुंदर रजनीकांत सर तो बहुत सुंदर सुंदर कमेंट्स करते हैं और वास्तव में कवि हृदय भी है इनका। बहुत सुंदर कविताएं हैं और बहुत अच्छी कहानियां भी गढ़ा करते हैं हमारे छोटे छोटे बच्चों के लिए। तो सर, अब ऐसा कुछ जो आपके मन में रह गया है, जो अछूता है और जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं, हमारे दर्शकों को बताना चाहते हैं, तो अब हम आपके मन की बात दर्शकों तक पहुंचाना चाहेंगे, तो उस बारे में कुछ चर्चा करेंगे। क्योंकि जो मेरा जी मैं क्योंकि ये जो कुछ था वैसे मेरे मन की बात थी ये सब कुछ। और एक बहुत प्यारा संदेश महर्षि अरविंद ने अगस्त 1907 में, जब वो बंगाल नेशनल कॉलेज, उन्होंने एक बंगाल नेशनल कॉलेज की भी स्थापना की और उसमें शिक्षा व्यवस्था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, उस सब पर व्यापक रूप से सिलेबस तैयार किया। और उस जमाने में किसी भी अंग्रेजी हुकूमत से 1 रुपया उसमें नहीं लिया था, कुछ देसी राजाओं ने उसमें सहयोग दिया था। आज के युवा के लिए जो वो बहुत अच्छा एक सुझाव देते हैं। आज हम समृद्ध तो हो रहे हैं लेकिन हमारा राष्ट्र कंगाल हो रहा है और इन दोनों स्थितियों का आपसी अंतर संबंध है। आज हमारा सारा का सारा चिंतन इस बात पर है कि कैसे कितनी जल्दी हम आर्थिक सबलता हासिल करें
और अपने आसपास दृष्टि घुमाने के हमारे पास कोई सोच समझ नहीं है। श्री अरविंद का एक बहुत ही खूबसूरत उन्होंने मैसेज दिया युवाओं को, जो हम सभी साथियों के भी काम का है, मुझसे तो बहुत लोग बहुत ही आदरणीय हैं, बड़े हैं। उन्होंने कहा कि अगर मैं कभी लौट कर वापस आऊं, ये विदाई भाषण था, तो मैं तुम में से कुछ लोगों को महान देखना चाहता हूं, लेकिन महान इसलिए नहीं कि तुम्हारे क्षुद्र अहंकार की पूर्ति उससे हो, बल्कि तुम इसलिए महान हो, तुमको मैं इसलिए महान देखना चाहता हूं कि तुम्हारी महानता से भारत मां महान हो सके। मैं वापस लौट करके जब आऊं तो मैं तुम में से कुछ को बहुत रिच देखना चाहता हूं, लेकिन रिच केवल तुम्हारे अपने लिए नहीं। आज हम राष्ट्र को एक तरह से एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, अपने रूप से सबल बन रहे। होना यह चाहिए कि हमारी सबलता से राष्ट्र सबल बने, हमारी प्रोस्पेरिटी से राष्ट्र की प्रोस्पेरिटी बढ़े। तो इसलिए मैं तुमको आर्थिक सबल देखना चाहता हूं कि भारत माता आर्थिक रूप से सबल हो सके। और एक बात उन्होंने कही कि वर्क दैट शी मे रिजॉइस, वर्क दैट शी मे प्रॉस्पर, सफर दैट शी मे रिजॉइस। खूब काम करो ताकि हमारा देश संपन्न बन सके। हम तो बनेंगे ही काम की फलश्रुति के रूप में, लेकिन खूब काम करो ताकि हमारा देश सबल बन सके, और खूब कष्ट सहो ताकि भारत माता आनंद मना सके। तो शब्द की साधना करना, जीवन को समझना, अपने आसपास के अस्तित्व में उस हार्मनी में थोड़ा सा इजाफा करना अपनी पॉजिटिविटी के द्वारा। धन संपन्नता का आखिरी मापक है, वो बहुत गरीब है जिसके पास सिर्फ पैसा है, लेकिन हृदयों की जो विशालता है वो इस देश को बड़ा बनाएगी। और इसके लिए शिक्षक वर्ग का दायित्व तो बहुत ऊंचा है। हम सब लोग बहुत महनीय अवस्था में हैं। मैं इस संदेश के साथ कि आप सब लोग खूब डेंजरसली रहें, खूब लिव डेंजरसली, जो नीत्शे ने कहा था, असुरक्षा में रहें, वैचारिक असुरक्षा में रहें, खूब हम लोग हलचल में रहें, परेशान हो जाएं, चारों तरफ की बेचैनी हमें सोने न दे। महर्षि अरविंद ने भी अपने एक मैसेज में ये कहा था कि आदमी सबसे महान इसलिए कि वो सबसे नाराज है, और उसकी नाराजगी ही उसको गुफा के दिनों से आज यहाँ तक ले आई है। तो ये जो क्रिएटिव नाराजी है, ये हम सबके जीवन में बनी रहे। मित्रों, इतने सहिष्णुता से, प्यार से, आदर से आपने मुझे सुना, मैं आप सबका आभार प्रकट करता हूँ। बड़े भाई बहुगुणा जी को और देवकीनंदन भट्ट जी को और सीमा जी को, आयोजकों को, सबको प्रणाम निवेदित करता हूँ। हिमालय से आप सबके लिए बहुत सारी प्यार की दुआएं। सर, आपने जो इतनी अच्छी चर्चा की है आज, ऐसा लग रहा था कि कुछ पूछे ही नहीं, बस आपको सुनते ही चले जाए, सुनते ही चले जाए। लेकिन हमारे मन में कुछ एक सवाल थे कि आप अगर इस शो से टाइम ओवर हो गया तो शायद हम उन पर कुछ चर्चा नहीं कर पाए, लेकिन आपने बहुत ही थोड़े वक्त में हर पहलू पर बहुत गहराई से उनके दर्शन के बारे में बताया है। और वास्तव में आज के परिवेश में ये सार्थकता है कि यदि हम इस दर्शन के बारे में कुछ समझ पाएंगे तो हम अपने मन की, अपने मस्तिष्क की हर तरह की भूख को और जिज्ञासा को शायद शांत कर पाएंगे और बहुत अच्छा प्रवाहमयी हम कुछ कर पाएंगे। हमारे व्हाट्सएप पर एक नंबर चल रहा है सर, और उसमें एक मैसेज भी आ रहा है। ये हमारे सभी दर्शकों के लिए है कि जो भी हमारे द टीचर शो इसीलिए द टीचर शो है सर, क्योंकि हम आप जैसे प्रतिभाओं को यहाँ लेकर आते हैं। कहते हैं ऑल द गवर्नमेंट टीचर्स हु वांट टू पार्टिसिपेट इन द टीचर शो may send their resume detail to 9411199299 और मेल भी कर सकते हैं आप इसको। और बाकी के एपिसोड देखने के लिए आप फेसबुक पर विविधा यूट्यूब चैनल में जाकर इसको देख सकते हैं। जी सर, आप क्या कहना चाहते हैं? सीमा जी, अभी मेरे ख्याल है हम 2-3-4 डॉक्टर साहब कहीं जाने के विलंब तो नहीं है, क्योंकि समय काफी हो गया है, लेकिन मैं चाहता था कि थोड़ा सा चर्चा और कर ले जाए, 5-7 मिनट अगर आप इजाजत दें तो। नहीं सर, के लिए 5 मिनट और हैं। जी पूछिए सर। मैं सवाल नहीं है मेरा, मैं जो आपने जो भी थोड़ी देर पहले जो चर्चा की थी कि जो आजकल 2 तरह की लोग दिखाई दे रहे हैं, खाली यहाँ नहीं दिखाई दे रहे हैं, मुझे लगता है कि पूरे जो साउथ एशिया, जो एशियन सिविलाइजेशन है, उसमें पूरे में ये प्रभाव पड़ गया है कि कुछ लोग मानते हैं कि जो अतीत में था वो बिल्कुल बहुत बढ़िया था, अब उससे ज्यादा कुछ बेहतर हो नहीं सकता। और कुछ लोग कुछ सा कचरा था और बेकार है, शीलता के नाम पे जो इस तरह का चिंतन चलता है, या संस्कृति के नाम पे जो अतिवादी चिंतन है, उसको हम ये कह सकते हैं कि अतिरेकी चिंतन, कि आप एक्सट्रीम में सोच रहे हैं। जबकि जो हिंदुस्तान का, या जो हम कह सकते हैं जो साउथ एशियन सिविलाइजेशन है, हम लोग, मुझे लगता है कि कभी अतिरेक में सोचते नहीं थे। उदाहरण के लिए हम सांप को डंडा भी मारते हैं और सांप को पूजा भी करते हैं। अगर सांप
या तो मारने योग्य हो सकता है या पूजा करने योग्य हो सकता है, ये अतिरेक बताता है। लेकिन जब हम जीवन में मध्यस्थ की बात करते हैं, बैलेंस की बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि कब सांप को मारना है और कब सांप की पूजा करनी है। इस तरह के बहुत सारे उदाहरण हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो पश्चिमी जो चिंतन है, अतिरेकी चिंतन, चीजों को एक्सट्रीम में देखने का, मेरे ख्याल है अरविंदो ने इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझा था। और जिनको मैंने पढ़ा है, भारतीय जो हमारे विचारक हैं, उनमें शायद महात्मा गांधी को मैं कह सकता हूं कि महात्मा गांधी थोड़ा सा अरविंद के ज्यादा नजदीक थे वैचारिक रूप से, इस बात को समझने में। जो ये सभ्यतागत कॉन्फ्लिक्ट है, जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन और जो साउथ एशियन सिविलाइजेशन, जिसको हम भारतीय सिविलाइजेशन भी इंडियन सिविलाइजेशन भी कहते हैं, कि भारतीय सिविलाइजेशन हम मध्यस्थ और बैलेंस करके चीजों को देखते थे, प्रकृति को, मानव को, इन सब चीजों को। और ये जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, ये अतिरेक की, जिसको बोलते हैं एक्सट्रीम में सोचता है। तो अभी आज के परिप्रेक्ष्य में, खास तौर से शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में और बदलते सामाजिक परिप्रेक्ष्य में, आप गांधी को और अरविंद के दर्शन को अगर या उनके जहां पे उनका कह सकते हैं कि क्षितिज जहां पे वो मिल रहे हैं आपस में, उसको अगर थोड़ा सा अगर संक्षेप में अगर आप रखेंगे हमारे दर्शकों और श्रोताओं के लिए। जरूर बहुगुणा जी। देखिए, श्री अरविंद ने 1906 से 8 के बीच वंदे मातरम करके एक पत्रिका निकाली थी। और वो पत्रिका थी जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, उनकी पीढ़ी के लोग जब उस समय जो किशोर थे, वो उस पत्रिका का इंतजार करते थे, वेट करते थे। वंदे मातरम के द्वारा ही उनके ऊपर 3 बार देशद्रोह का मुकदमा चला, सिडिशन का केस चला। और वंदे मातरम ही वो पत्रिका थी जिसमें इनर स्वराज की पहली बार, कंप्लीट स्वराज की बात श्री अरविंद ने की। स्वदेशी, आंतरिक स्वराज, बाइकॉट की नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस, ये सारे के सारे सिद्धांत, और साथ साथ ग्राम स्वराज्य, ये सारे के सारे सिद्धांत जो तीसरे और दूसरे दशक में महात्मा गांधी जी ने बिल्कुल जमीन पर उतारे, इनको 20वीं सदी के पहले दशक में इनका पूरा का पूरा जमीनी काम, रोड मैप, अपने पत्रों, अपने स्पीचेज और अपने लेखों के द्वारा श्री अरविंद समाज के सामने रख चुके थे। आपका ये बहुत सही कहना है कि बहुत सारे समन्वय के बिंदु उनके भीतर हैं। यद्यपि गांधी जी जिस तरह से ब्रह्मचर्य को लेके एक्सट्रीम प्रूरिस्ट थे, या जिस तरह से वो उद्योग धंधों के बिल्कुल खिलाफ थे, एक तरह से चरखा का उनका अपना ये निजी एक तरह से दर्शन था, उससे श्री अरविंद असहमत थे। लेकिन बहुत सारे सहमति के बिंदु 90% से ज्यादा हैं। भारत की संभावना क्या है, भारत में जो सोशल साइकिल है, जो समाज चक्र है, जो समाज जीवन का एक सांस्कृतिक हिमनद रहा है, वो सब उस पर दोनों की समानताएं थी, दोनों का उस पर उसी जैसे विचार थे। और जो कटुताएं हैं वो मेरे ख्याल से एक तरह से एक जहालत है, चाहे वो किसी भी धड़े में है। हम ये उठने का वैचारिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से एक इंसान के तौर पर उठने का एक ही मापक होना चाहिए कि हमको सब प्रिय लगने लगे, हमारे हृदय की विशालता हो। अगर, और यही काम एजुकेशन का भी है, अगर ये कैथोलिसिटी हृदय से नहीं हो सकती है, अगर ये शिक्षालयों में नहीं हो सकती है आज, तो ये कहीं नहीं हो सकती है फिर। तो ये यहाँ पर हमारा आपका दायित्व तो बढ़ जाता है कि ऐसे नेशनल, ऐसे डिस्कोर्सेज हो सकें। एक जगह श्री अरविंद ने चाइल्ड इज ए लवर ऑफ नैरेटर कहा कि बच्चे को किस्से कहानियां पसंद होते हैं, उसको विमर्श में रहना चाहते हैं, हजारों सवाल उसके भीतर होते हैं। तो ऐसा जो रॉ मटेरियल हमारे पास है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे पास है, उसके सामने हम एक ऐसी नजीर पेश कर सकें कि भाई नहीं, 2 धाराएं हैं, लेकिन उसके बीच में एक समन्वयवादी, एक बीच की धारा भी है जो मुक्त चिंतन की धारा है, जिसको श्री अरविंद ने कहीं ना कहीं नॉलेज एरिस्टोक्रेसी कहा कि अगर हमारे जीवन में इस तरह की लघुताएं खत्म हो जाती हैं, इस तरह के वाद खत्म हो जाते हैं, तो हम एक तरह की जो असली एरिस्टोक्रेसी है, नॉलेज एरिस्टोक्रेसी, उसकी तरफ हम बढ़ने शुरू हो जाते हैं। तो बहुत अच्छे समन्वय के बिंदु महात्मा गांधी जी और श्री अरविंद के बीच रहे हैं, गरिमामय असहमतियों के बावजूद। यहीं पे मैं कहना चाहता था, यहाँ पे गांधी जी ने भी और अरविंदो का जो जहाँ पे एक साम्य देखता हूँ, हमारे जीवन में भी ये बहुत चीजें होती हैं कि जैसे आप या मैं, हम कोई भी हो, एक्स वाई, हम किसी को भी ले ले, अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो हमारे बीच में सहमति के बिंदु ज्यादा होते हैं। हमेशा मानव के बीच में 2 या 3 बिंदु ऐसे होते हैं जिसपे हम असहमत होते हैं। लेकिन पिछले 15, 20, 25 साल में जो चीजें बदली हैं, अब जो राजनीति और समाजनीति जो शुरू हो रही है, वो असहमति के बिंदुओं से प्रारंभ हो रही है। सहमति के बिंदु हम दरकिनार कर देते हैं और असहमति के बिंदुओं पे हम काम करना शुरू कर देते हैं। ये जो बदलाव आया है, इसके पीछे कारण क्या है, इसको दोबारा से हम सहमति के बिंदुओं पे कैसे काम करना शुरू कर सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपसे जानना चाहता था।
इसकी एक बड़ी वजह सही अर्थों में डेमोक्रेसी का जमीन पर न उतरना है। सही अर्थों में डेमोक्रेसी का आशय ये है, कायदे से डेमोक्रेसी बहुत लिबरल विचार है। जब रोटी, कपड़ा, मकान, इस सब की सारी चिंताएं दूर हो जाएं, जब एक लिबरल थिंकर तैयार हो जाए वोटर के रूप में, तब जाकर के असली डेमोक्रेसी जमीन पर उतरेगी। लेकिन आप देखते हैं कि नेशनल या कल्चरल या सामाजिक या इंटेलेक्चुअल नैरेटिव में ज्यादातर वो सतही चीजें हावी रहती हैं। चाहे राजनीतिक मुद्दों पर भी आप देखिए, अचानक वाद की हवा लगने जाती है, अचानक जातियों की हवा बहने लगती है, अचानक फ्री बीज, जो उत्तराखंड में भी हाल में आपने देखा है, मैं ये फ्री दे दूंगा, मैं वो फ्री दे दूंगा, ये सारे बात जो चले, ये हाईजैक कर देते हैं नैरेटिव। डेमोक्रेसी सही अर्थों में जमीन पर आना बहुत जरूरी है। वही फिर ऐसी संस्थाओं को और ऐसे व्यक्तियों को जन्म देगी जहां वास्तव में असहमत, गरिमामय असहमति, एक तो असहमति वो हुई कि भाई मैं आपकी बात सुनने कोई राजी नहीं हूं, एक असहमति वो है कि मैंने आपकी बात समझ ली है, तब जाके मैं अपने रिजर्वेशन व्यक्त कर रहा हूं। जिस ऐसे की मैंने बात की थी ऑन ओरिजिनल थिंकिंग, उसी में श्री अरविंद कहते हैं कि किसी चीज का अवर रिजेक्शन मस्ट बी एन इंटेलिजेंट रिजेक्शन। किसी चीज को हम नकारें भी तो बुद्धिपूर्ण नकार होना चाहिए। हमें चीजों को इसलिए नकारना है कि हम उनको समझ गए हैं, इसलिए नहीं नकारना चाहिए कि हम समझ ही नहीं पाए हैं। तो आजकल यही ज्यादा हो रहा है। मैं समझता हूं डेमोक्रेसी आएगी, लिबरल वैल्यूज आएंगे, लिबरल संस्थाएं खड़ी होंगी, तो ये असहमत के समन्वयवादी बिंदुओं पर भी बात होगी और हम एक दूसरे की असहमति की गरिमा में इज्जत करते हुए सहमति की तरफ बढ़ेंगे। जी, बहुत सुंदर सर। वास्तव में जब हम किसी चीज को समझकर नकारेंगे और उसकी असलियत को ये जानकर कि उसको कितनी सार्थकता है, उसमें कितनी असार्थकता है और वो कितनी उपयोगी है, उसके लॉजिक को कहना लॉजिकल पावर डेवलप हो जाएगी। व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज राइट, हम उसमें डिफरेंस बना पाएंगे, तभी शायद हम सच को पकड़ पाएंगे, अच्छाई के रास्ते पर चल पाएंगे। क्योंकि अभी जैसे कि देखा जा रहा है कि आज के जमाने में पाश्चात्य संस्कृति हमारी भारतीय संस्कृति को छोड़कर पाश्चात्य संस्कृति की ओर अंधाधुंध भागदौड़ की जा रही है। तो अगर हम इस तरह के दर्शन को अपने सिलेबस में यानी कि पाठ्यक्रम में इसको हम शामिल कर दें, तो मुझे लगता है कि हम बच्चों की सोच पर, क्योंकि बच्चे क्या है, हम आप और हम सभी जानते हैं कि कोरी स्लेट की तरह हैं, उन पे जो लिखेंगे तो ऐसा नहीं है, उसकी अपनी भी सोच है, अपनी क्रिएटिविटी भी है। तो उसको और अपनी सोच को और उस चीज को मिलाकर, उस साहित्य को, उस दर्शन को उसके पास ले जाकर जब हम ये सारी चीजें उसमें समन्वय के रूप में देखना चाहेंगे, उसमें जगाना चाहेंगे खुद ब खुद, तो शायद हम एक अच्छे और बहुत ही ज्यादा खूबसूरत भारत की कल्पना को साकार कर पाएंगे। सर, आपने बहुत ही सुंदर चर्चा की और बहुत अच्छी तरह से हमें सब चीजों के बारे में बताया, साहित्य के बारे में भी बात की आपने हमसे, दर्शन के बारे में भी बात की, योग के बारे में भी बात की, और जो सावित्री वाला पहलू था वो बहुत ही खूबसूरत था। आपकी कविता ने तो वास्तव में ये ऐसा लगा हमें कि उस वास्तविकता की ओर हमें ले गए हों। तो हम बस इसी उम्मीद के साथ और इसी विचार के साथ कि आपको भविष्य में हम पुनः दोबारा आपका जो नंबर है वो हमें मिल जाए, पर्सनल नंबर, ताकि हमारे मन में कभी कोई संशय हो, शंका हो, तो हम आपसे खुद बातचीत कर सके। हमारी आज की चर्चा बहुत ही सुंदर रही है। आपका बहुत बहुत आभार, अभिनंदन, और एक बार पुनः अपने दर्शकों से अनुरोध कि ऑल द गवर्नमेंट टीचर्स हु वांट टू पार्टिसिपेट इन द टीचर शो may send their details to 9411199299। इस पर अपना रिज्यूम भेजें ताकि हम हर दिन की तरह एक नए सितारे के साथ यहाँ उपस्थित हो सके। तो आज के लिए एक मेरा यही संदेश है कि रुक न जाना राह में, कांटे मिले कलियां खिले, हौसले मजबूत हैं तो क्या करेंगी मुश्किलें, मायूस होकर भी कभी यूं मत कहो जाए कहाँ, सरजमी से आसमां तक है तुम्हारी मंजिलें। तो हमारी मंजिलें इस जमीन से लेकर आसमां तक है। सभी साथियों को, सभी दर्शकों को, मेहमान को, स्पेशली हमारे उत्तराखंड से आए डॉक्टर चरण सिंह केदारखंडी जी को मेरा अभिवादन, नमस्कार, शुभ रात्रि। आपका दिन, आपकी रात बहुत खुश रहे, अच्छे अच्छे विचार आए, अच्छी बातें हैं। नमस्कार। टीचर्स शो है ये सरकार, द टीचर्स शो है ये सरकार, चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार, चलो
जाओ तैयार, द टीचर्स शो है ये सरकार, द टीचर्स शो है ये सरकार। यहाँ हर टीचर सरकारी है और ये सबसे असरकारी है, सरकारी है। हमारा शो सब पर भारी है, ये जब से शुरू हुआ जारी है, जारी है, जारी है। द टीचर्स शो है ये सरकार, चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार। द टीचर्स शो है ये सरकार, द टीचर्स शो है ये सरकार, द टीचर्स शो है ये सरकार, द टीचर्स शो।